सो आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में टोटल कितने चैप्टर्स हैं? 4 में से कितने हो गए? 2 हो गए, ठीक है ना। तो आज क्योंकि हमारे साथ 3 नए बच्चे जुड़े हैं तो डाउट्स हम क्लास के एंड में लेंगे, ठीक है ना। क्योंकि फिर मैं इनको क्या बोलूँगा कि भाई बाय बाय टेक केयर, और आप लोगों के डाउट्स ले लूँगा। अभी वो बेचारे बैठ के करेंगे क्या। बट बिफोर टेकिंग डाउट्स मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ इन 3 बच्चों को स्पेशली। ध्यान सुनना भाई। सीए फाउंडेशन के अंदर आपके 4 पेपर्स होते हैं और चारों ही पेपर 100 मार्क्स ईच कैरी करते हैं। जो पहला पेपर है वो होता है अकाउंट्स का, 100 नंबर का पेपर होता है, ठीक है ना। और पेपर जो है वो सब्जेक्टिव टाइप होता है, सब्जेक्टिव यानी कि लिख कर करना होता है, और 3 घंटे का पेपर होता है, ठीक है ना। 3 घंटे का पेपर होता है। फिर अगला जो पेपर होता है ये होता है लॉ का। ये भी 100 नंबर का पेपर होता है, ये भी सब्जेक्टिव होता है, लिखना होता है, जैसे आप 11th-12th क्लास में लिख कर एग्जाम्स दे करके आते थे, और ये भी 3 घंटे का होता है। बट अगले जो 2 पेपर्स हैं, एक हो गया आपका मैथमेटिक्स का 100 नंबर का पेपर, ये होता है MCQ बेस्ड। 100 क्वेश्चन आते हैं कैरिंग 1 मार्क ईच, तो 100 नंबर के लिए 100 क्वेश्चन आपको करके आने होते हैं। और ये वाला जो पेपर है ये 2 घंटे का होता है। और आखिरी पेपर है आपका इकोनॉमिक्स का, इको, एंड ये पेपर भी 100 नंबर का होता है, ये भी MCQ होता है, और इसलिए ये भी 2 घंटे का होता है। हर एक पेपर के अंदर आपको मिनिमम 40 मार्क्स लाने होते हैं पास होने के लिए, और एग्रीगेट 50% लाना होता है। क्योंकि आपका पूरा फाउंडेशन जो है वो 400 नंबर का हो गया, तो आपके कम से कम 200 आने चाहिए पास होने के लिए। और हर एक सब्जेक्ट में 40% से ज़्यादा यानी 40 मार्क्स से ज़्यादा भी आने चाहिए। दोनों चीज़ आपको सेटिस्फाई करनी है। कोई एक ही चीज़ सेटिस्फाई कर रहे हो क्लियर नहीं होता पेपर। फॉर एग्जांपल आपके 250 मार्क्स आ गए बट किसी एक सब्जेक्ट के अंदर 39 रह गए तो आप फेल माने जाओगे। अगर आपके हर एक सब्जेक्ट के अंदर 40 के ऊपर आ गए बट टोटल एग्रीगेट 195 हो गया तो भी आप फेल हो जाओगे। तो आपको अगर पास होना है तो आपको दोनों क्राइटेरियाज को सेटिस्फाई करना पड़ता है, ठीक है। अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ पेपर नंबर 3 यानी कि बिजनेस मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग। अब अपने पेपर की अगर मैं बात करूँ तो मेरा पेपर 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है ना। 3 पार्ट में डिवाइडेड है पेपर 3। एक है बिजनेस मैथमेटिक्स, एक है स्टैटिस्टिक्स और एक है लॉजिकल रीजनिंग LR। बिजनेस मैथमेटिक्स 40 नंबर का आता है, बातें मत करो बातें मत करो बातें मत करो। स्टैटिस्टिक्स भी 40 नंबर का आता है और लॉजिकल रीजनिंग 20 नंबर का आता है। आपको इंडिविजुअली 40% मार्क्स नहीं लाने होते तीनों में, ठीक है ना। आपको एग्रीगेट 40% लाने होते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आप पेपर दे करके आते हो आपके 40 में से 40 आते हैं बिजनेस मैथमेटिक्स में, बाकी में अगर 0 भी आते हैं तब भी आपका पेपर क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। आपको इंडिविजुअली नहीं लाने, एग्रीगेट करके लाने हैं। अब हम लोगों ने अब तक पढ़ क्या लिया है? हम लोगों ने लॉजिकल रीजनिंग में 4 चैप्टर्स हैं जिसमें से 2 चैप्टर पढ़ लिए हैं। आज हम तीसरा चैप्टर शुरू करने वाले हैं, ठीक है जी। और बात की जाए बिजनेस मैथमेटिक्स की, इसके अंदर हमने कितने चैप्टर्स कर लिए हैं? टाइम वैल्यू ऑफ मनी और इंडिसेस और लॉगरिथम्स और लीनियर इनइक्वालिटीज, ठीक है जी। 4 चैप्टर हो चुके हैं। टोटल चैप्टर्स कितने हैं? 22, ठीक है ना। कितने कितने चैप्टर से याद दिलाइए? 7, 11 और 4, 11 चैप्टर्स हैं बिजनेस मैथमेटिक्स में, 7 चैप्टर्स हैं स्टैटिस्टिक्स में और 4 चैप्टर्स हैं लॉजिकल रीजनिंग में। स्टैटिस्टिक्स में अभी तक हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया है। अच्छा, जो लॉजिकल रीजनिंग के 2 चैप्टर्स हो गए हैं, ये एक चैप्टर एक क्लास में हुआ है, यानी कि लॉजिकल रीजनिंग जो है वो चारों ही चैप्टर एक क्लास के चैप्टर्स होते हैं। बट फिर भी हम टोटल 5 क्लासेस लगाते हैं लॉजिकल रीजनिंग के अंदर, क्योंकि आखिरी क्लास जो होती है उसमें डाउट्स होते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, लॉजिकल रीजनिंग ईजी है। 4 लेक्चर्स 5 क्लास में कंप्लीट हो जाते हैं और 20 नंबर आपके सिक्योर हो जाते हैं। बिजनेस मैथमेटिक्स में भी हमारे 4 चैप्टर्स हो गए हैं। इन चैप्टर्स का जो नए बच्चे हैं उनको बैकअप मिल जाएगा, या फिर हम क्लास में इनको बाद में कवर कर लेंगे, ठीक है ना। दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है ना। या तो क्लास में ही पढ़ लेंगे, कवर हो जाएगा, और जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनका रिवीजन हो जाएगा। और अगर टाइम कम है हमारे पास तो मैं आपको इनका बैकअप दे दूंगा। सारे लेक्चर्स हमारे रिकॉर्ड हो रहे हैं और इनका रिकॉर्डिंग्स जो होती हैं वो आपको मिल जाएंगे, पर आराम से घर बैठ के देख सकते हो और क्लास में आके डाउट पूछ सकते हो, ठीक है ना। चलिए, तो आज हम शुरू करने वाले हैं विथ 3rd चैप्टर ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है ना। चैप्टर का नाम है सीटिंग अरेंजमेंट्स। अच्छा, 2 चैप्टर जो हो चुके हैं उनके नाम सुन लो भाई। जो 2 चैप्टर्स हो चुके हैं, पहला चैप्टर था नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग एंड ऑड मैन आउट। दूसरा चैप्टर क्या था? ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शन सेंस। देखना चाह रहा था कितना टेंट है वो,
ठीक है ना। तो आखिरी चैप्टर जो है वो क्या होगा, ब्लड रिलेशंस होगा, ठीक है ना। तो हम 2 चैप्टर कर चुके हैं, नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग ऑड मैन एक चैप्टर है, और दूसरा चैप्टर क्या था, डायरेक्शन सेंस या डायरेक्शन टेस्ट। आज हम चैप्टर करने वाले हैं सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर जो है ये मैं बोल सकता हूँ कि इजी कैटेगरी को बिलोंग करता है, मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। सीटिंग अरेंजमेंट के अंदर किसी को ज़्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है। जैसे कि चैप्टर अभी हमने जो लास्ट किया था डायरेक्शन टेस्ट, उसके अंदर कुछ लोगों को दिक्कत हुई, ठीक है ना, कुछ लोगों को दिक्कत हुई, बट इस चैप्टर में इतनी दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है। अच्छा, वो जो दिक्कत हुई वो भी ठीक हो जाएगी अभी क्लास के बाद, जब मैं डाउट्स लूँगा आपको और क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है ना, तब आपको वो चीज़ क्लियर हो जाएगा। आइए जी, तो सीटिंग अरेंजमेंट है क्या। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल टू सिट एज पर अ प्री डिफाइंड मैनर। क्या है सीटिंग अरेंजमेंट, एक ग्रुप ऑफ पीपल को हमें एक प्री डिफाइंड मैनर में बिठाना होता है, ठीक है ना। जैसे कि 5 लोग बैठे हैं फ्रंट रो में, ठीक है ना, तो मैं बोलूँगा कि मिस्टर ए इज सिटिंग राइट टू मिस्टर बी, मिस्टर सी इज सिटिंग ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट, ठीक है ना, और मिस्टर डी इज सिटिंग सेकंड टू मिस्टर सी। इस तरीके से क्वेश्चन होगा पूरा। आपको क्या करना है, उन लोगों को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बैठाना है। अब क्वेश्चन एंड में पूछेगा कि बताओ जो बीच में पर्सन बैठा है उसके राइट साइड पे कौन बैठा है, या फिर बीच में कौन बैठा है, या एक्सट्रीम लेफ्ट पे कौन बैठा है, एक्सट्रीम राइट पे कौन बैठा है, या फिर कौन सा पर्सन एक्सट्रीम राइट वाले के बाजू में बैठा है, ठीक है ना। इस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं और आपको उनको आंसर देना होता है। तो अगर तो आपने सीटिंग अरेंजमेंट ठीक बनाया है तो आंसर भी ठीक आएगा, और अगर सीटिंग अरेंजमेंट गलत बनाया तो आंसर भी गलत आएगा। बात समझ आ गई आप लोगों को। तो हमारा मेन फोकस क्या है कि हमारा सीटिंग अरेंजमेंट का जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो ठीक बने, ठीक बन गया तो 99.9% अब सही आंसर देकर क्या हो गया, उसमें गलती होने की कोई गुंजाइश होती नहीं है ज़्यादा। बट आपने सीटिंग अरेंजमेंट ही गलत बनाया तो 99% चांस है कि आपका आंसर गलत होगा, उसमें सही होने के चांसेस बहुत ही रेयर हो जाते हैं फिर, ठीक है जी। आइए, तो इस चैप्टर के अंदर हमें करना क्या है, गोल्डन रूल्स पढ़ने हैं सीटिंग अरेंजमेंट के। क्या हैं गोल्डन रूल्स, 5 हैं, ठीक है ना, जिसमें से 3 काम के हैं, 2 बेकार हैं। फिर टाइप्स ऑफ सीटिंग अरेंजमेंट, कितने टाइप के सीटिंग अरेंजमेंट होते हैं, तो देखो एक होता है 1 रो सीक्वेंस, 1 रो में लोग बैठे हुए हैं। एक होता है 2 रो सीक्वेंस, 2 रो में आमने सामने लोग बैठे हुए हैं, आमने सामने। जैसे ट्रेन में जाते हैं ना, ट्रेन में कभी ट्रैवल किया, हम बैठे होते हैं, हमारे सामने लोग बैठे होते हैं, ये हो गया 2 रो सीक्वेंस। और एक होता है सर्कुलर अरेंजमेंट, इसमें सर्कल में लोग बैठे होते हैं, ठीक है। 3 टाइप के अरेंजमेंट्स आपको पढ़ने हैं। एक तो सिंगल रो में लोग बैठे हैं, एक आमने सामने 2 रोज में लोग बैठे हैं, ठीक है ना, और एक सर्कल में लोग बैठे हैं। और फिर हमें करने हैं क्वेश्चंस और हमारा चैप्टर हो जाएगा फिनिश, ठीक है ना। तो गोल्डन रूल्स को ध्यान से समझना, बहुत बहुत ध्यान से। पहला गोल्डन रूल कहता है कि ऑलवेज स्टार्ट द अरेंजमेंट विथ 100% फिक्स्ड इन्फॉर्मेशन। जब भी आप क्वेश्चन स्टार्ट करो तो आप हमेशा कैसे स्टार्ट करो, उस इंफॉर्मेशन को पिक करो जो 100% फिक्स्ड है। क्या है, 100% फिक्स्ड है। अब लोगों सर ये कैसे पता चलेगा, इसका मतलब क्या हुआ, इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ। तो मतलब समझाने के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर 22 तक के जो क्वेश्चन हैं वो इस वाली इन्फॉर्मेशन से कंप्लीट होंगे। तो इन्फॉर्मेशन क्या है, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली टू आंसर द गिवन क्वेश्चंस। क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। 10 स्टूडेंट ए टू जे आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग वेस्ट। 10 स्टूडेंट हैं ए से लेकर के जे तक, ये एक रो में बैठे हैं और रो किस डायरेक्शन को फेस कर रही है, वेस्ट डायरेक्शन को, गुजरात वाली साइड उसकी डायरेक्शन हो रखी है, ठीक है ना। तो जो बंदा सबसे राइट में बैठा है वो एकदम नॉर्थ में बैठा होगा, और जो सबसे लेफ्ट में बैठा है वो एकदम साउथ में बैठा होगा। आगे बात समझ आप लोगों को, ठीक है ना। गुजरात की तरफ फेस करके अगर बैठे हैं तो सबसे ऊपर वाला बंदा नॉर्थ में बैठा है और सबसे नीचे वाला बंदा साउथ की तरफ बैठा है। अब पहली इंफॉर्मेशन पढ़ो क्या है, बी एंड एफ आर नॉट सिटिंग ऑन आइदर ऑफ द एजेस। डी और एफ जो हैं वो पहले और आखिरी नंबर पे नहीं बैठे। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है ये फिक्स्ड इन्फॉर्मेशन है, ये बहुत ज़्यादा रफ इन्फॉर्मेशन है, रफ है। रफ यानी कि इसमें हम ये नहीं बोल सकते कि बी और एफ बैठे कहाँ पर है, ठीक है ना। बस ये पता है कि बीच में जो 8 चेयर्स हैं उनमें कहीं बैठे हैं, बट ये नहीं बोल सकते कि भाई इसी पर्टिकुलर चेयर पे बैठे हैं। तो इस टाइप की जो इन्फॉर्मेशन होती है इसे हमें पिक नहीं करना स्टार्टिंग में, क्योंकि अगर आपने इसे पिक किया तो बी और एफ को कहाँ बिठाओगे भाई, बीच में इतनी सारी जगह हैं, ठीक है ना। तो क्या करो, इस टाइप की इन्फॉर्मेशन को स्टार्टिंग में छोड़ो, ऐसी इन्फॉर्मेशन को पिक करो जो थोड़ी ज़्यादा ठोस लगे, जिसमें ज़्यादा लोग कवर हो रहे हों, ठीक है ना। एक ही, अब देखो इस सेंटेंस के अंदर सिर्फ 2 लोगों की बात की जा रही है, बट अब वहीं अगर 5वां पॉइंट पढ़ते हो, जे ए डी जी ई एफ, 10 में से 6 लोग कवर हो गए इसमें। तो इस टाइप की इन्फॉर्मेशन को पहले पिक करो। आगे बात समझ आप लोगों को। तो ये होती है आपकी थोड़ी फिक्स्ड इन्फॉर्मेशन, ओके।
आपको अब समझ आया होगा कि इसका क्या मतलब है पहले वाले गोल्डन रूल का। दूसरा गोल्डन रूल क्या कहता है, फॉर अ क्लोज्ड फिगर, यानी कि जैसे सर्कल हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ठीक है ना, ओनली पर्सन सिट अपोजिट टू ईच अदर व्हेन देयर आर इवन नंबर ऑफ मेंबर्स। क्या बोल रहा है कि अगर एक क्लोज्ड फिगर है तो लोग आमने सामने सिर्फ तभी बैठे होंगे जब लोग जो है वो इवन नंबर हैं। इवन नंबर यानी कि 2 हैं, 4 हैं, 6 है, 8 हैं। अगर वो ऑड नंबर है तो कभी भी आमने सामने नहीं बैठ सकते। क्यों नहीं बैठ सकते, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल एक सर्कल में 3 लोग बैठे हैं तो हम ये नहीं बोलेंगे कि तीनों ऐसे बैठे हैं। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम मान के चलेंगे कि तीनों इक्वल डिस्टेंस के गैप पे बैठे हैं। तो अगर एक बंदा इधर फेस कर रहा है तो एक बंदा इधर फेस कर रहा है तो एक बंदा इधर फेस कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस है तीनों का। अब बताओ इसके सामने कोई है क्या, इसके सामने कोई है क्या, और इसके सामने कोई है क्या, नहीं। तो कोई भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं बैठा। तो जब भी ऑड नंबर ऑफ पीपल होते हैं तो कोई भी किसी के अपोजिट नहीं बैठता क्लोज फिगर के अंदर। बट अगर यही ये 4 लोग होते हैं तो बताओ आमने सामने बैठे होते कि नहीं बैठे होते, बैठे होते, ठीक है ना। तो जब भी एक क्लोज फिगर हो रहा है और हमें लोगों को बैठाना है, अगर तो इवन नंबर ऑफ पीपल है तो हम क्या करेंगे, आमने सामने बैठाएंगे। बट अगर ऑड नंबर ऑफ पीपल है तो आमने सामने नहीं बैठाएंगे। और ऐसा कब करना है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तब। अगर क्वेश्चन बोल ही रहा है जानबूझ के कि ऐसा करो, नहीं जिन दोनों के बीच में बैठाओ, इवन नंबर मतलब अगर ऑड नंबर ऑफ पीपल है फिर भी बोल रहे हैं इसको इसके सामने बैठाओ, तो बैठाना पड़ेगा। फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हम क्वेश्चन को चैलेंज नहीं कर सकते कि भाई गोल्डन रूल बना करता है तो मैं नहीं करूँगा। क्वेश्चन बोल रहा है तो करो, बट अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो ये गोल्डन रूल काम आएगा आप लोगों के, ठीक है ना। चलिए, तो ये जो पॉइंट है इतने काम का है नहीं, सच बताऊं तो, ठीक है ना। फर्स्ट पॉइंट ठीक है भाई, थोड़ा काम का है। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस चैप्टर। ध्यान से समझना इस चीज़ को। लिखा हुआ है ए इज राइट ऑफ बी हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी। अब आप लोगों को मुझे बताना है कि यहाँ पर एक सीटिंग अरेंजमेंट ये है और दूसरा ये है, कौन सा वाला अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल सही है। इन दोनों में से इस एग्जाम्पल का एक सही सीटिंग अरेंजमेंट आपको बताना कौन सा वाला सही है। ओके, तो मेरे ख्याल से 90%, मोर देन 90% बच्चे बोल रहे हैं पहला वाला। कोई है जो बोल रहा है सेकंड वाला ठीक है? कोई भी नहीं है तो फिर मैं इसको 100% कर देता हूँ भाई। जब कोई है ही नहीं बोलने वाला तो क्या करें, ठीक है ना। बट सभी का आंसर गलत है, समझो कैसे। ए इज़ राइट ऑफ बी। अब मान के चलो कि ये सब लोग कहाँ देख रहे हैं, टुवर्ड्स नॉर्थ, तो सभी का राइट हैंड इधर होगा और सभी का लेफ्ट हैंड इधर होगा। बोलो हाँ या ना। अगर बी बैठा है ऊपर की तरफ देख रहा है तो बी का राइट हैंड किधर है, इस साइड, और लेफ्ट हैंड का इस साइड। तो वही चीज़ ए का भी राइट हैंड इधर होगा, सी का भी राइट हैंड इधर होगा, सी ए और बी तीनों का लेफ्ट हैंड इधर होगा। अब क्या बोल रहे हैं, ए इज़ राइट ऑफ बी। ए जो है वो बी के राइट में बैठा है, ये चीज़ तो ठीक दिख रही है यहाँ पर। बी ए रहा और बी के राइट हैंड साइड पर ए दिख रहा है, हम लोगों को दिख रहा है राइट हैंड साइड पे ए दिख रहा है। हु इज़ इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी। अब आपने ये हु समझ लिया, एक ही बात कर रहे हैं, यही समझा आप लोगों ने, क्योंकि ए जो है वो सी के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है। तो आपने क्या समझा, ये हु जो है ये किसकी बात कर रहे हैं, एक ही बात कर रहा है, और आपने बोल दिया सही है। बट हु का मतलब होता है इमीडिएट मेंबर, जो भी हु से जस्ट पहले लिखा गया है उसकी ये बात कर रहा है। यानी कि ये जो सेंटेंस है इसका क्या पता है क्या मतलब है, ए इज़ राइट ऑफ बी एंड बी इज़ इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, इसका ये मतलब है। अब क्या बी जो है वो सी के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है, नहीं बैठा, तो ये वाला तो गलत हो गया ना भाई। आ गई बात समझ। अब दूसरा वाला देखते हैं, ए इज़ राइट ऑफ बी। क्या ए जो है वो बी के राइट हैंड साइड पे बैठा है, हाँ या ना। देखो इमीडिएट राइट पे नहीं बैठा बट राइट पे बैठा है। फॉर एग्जांपल रिद्धमा, आपके राइट पे कौन बैठा है, तान्या बैठी है। क्या सिर्फ तान्या बैठी है, भारती नहीं बैठी राइट में, बैठी है। तनिष्का नहीं बैठी, बैठी है, ठीक है ना। सुहानी नहीं बैठी, बैठी है। ये सब राइट पे ही तो बैठे हैं। बट अगर इमीडिएट राइट की बात करें तो फिर तान्या बैठी है। तो अगर मैं बोलता हूँ कि ए इज़ राइट ऑफ बी, तो ए जो है वो बी के राइट पे ही तो बैठा है भाई, बैठा ही नहीं बैठा। अब हु यानी कि बी इज़ इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, और जो बी है वो सी के इमीडिएट लेफ्ट में। बताओ सी के इमीडिएट लेफ्ट में बी बैठा है कि नहीं बैठा, बैठा है। तो बताओ कौन सा डायग्राम ठीक हुआ, सेकंड वाला ठीक हुआ। तो आपको समझना है कि जब भी किसी सेंटेंस के अंदर हु या फिर एंड आ जाता है, या तो हु आ जाता है या फिर एंड आ जाता है, तो सेंटेंस को थोड़ा सा दिमाग लगा के समझना कि किसकी बात कर रहे हैं।
ये जो हु है ये कौन है, इसलिए थर्ड पॉइंट का नाम है एंड वर्सेस हु, ठीक है ना। तो हु मतलब होता है जो हु के जस्ट बाजू में लिखा गया है उस पर्सन की बात की जा रही है। हु यानी कि बी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, ना कि ए। और वहीं अगर मैं दूसरा वाला आपको दिखाऊं, सीटिंग अरेंजमेंट, ये वाला सीटिंग अरेंजमेंट देखो, एग्जांपल है ए इज राइट ऑफ बी, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, एंड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी। क्या फर्क आ गया, पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में सिर्फ एक वर्ड का फर्क है और वो है उसमें हु लिखा था, यहाँ पे एंड लिखा है, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। ये पहला वाला सीटिंग अरेंजमेंट, ये दूसरा वाला सीटिंग अरेंजमेंट, बताओ कौन सा ठीक है, पहला वाला ठीक है। क्यों, समझो, ए इज राइट ऑफ बी, क्या ए बी के राइट में है एंड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी। अब ये एंड जो है किसकी बात कर रहा है, ए की। ए इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, क्या सी के एकदम इमीडिएट लेफ्ट में, एकदम लेफ्ट वाली चेयर पर ए बैठा है कि नहीं बैठा, बिल्कुल बैठा है। तो आपको समझना है कि अगर हु लिखा जाता है, अगर एंड लिखा जाता है, तो इनमें फ़र्क क्या है। एंड बात करता है जब भी सेंटेंस शुरू होता है तो उसमें पहले पर्सन की बात करता है एंड। तो अगर यहाँ पे एंड लिखा है यानी ए की बात कर रहा है, तो ए इज़ राइट ऑफ बी एंड यानी कि ए इज़ इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी। आ गई बात समझ। और अगर हु लिखा होता है तो हु इस सेंटेंस में हु के जस्ट पहले जो पर्सन था इसकी बात करता है। क्लियर हो गई बात सबको, क्लियर है, ठीक है ना। तो देखो हु मतलब क्या होता है, इमीडिएट मेंबर, इस केस में कौन है, बी। और एंड मतलब क्या होता है, फर्स्ट मेंबर, और इस केस में वो कौन है, ए। इमीडिएट मेंबर और फर्स्ट मेंबर किस में, आपके सेंटेंस में। जैसे आपका सेंटेंस था तो हु से जस्ट इमीडिएट मेंबर, जस्ट पहले वाला मेंबर बी था, और एंड अगर है तो एंड में जो सेंटेंस में पहला मेंबर है वो ए है, तो एंड बात करता है पहले मेंबर की। और अगर ये हु लिखा होता है तो हु बात करता है इमीडिएट मेंबर की। क्लियर हो गई बातें, सारे बच्चे हाँ बोलेंगे तभी आगे बढ़ूंगा। क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है इस चैप्टर के अंदर, यहाँ पर बहुत दिक्कतें हो जाती हैं इस चैप्टर के अंदर, जब क्वेश्चंस करते हैं ये चीज़ आपको बहुत इश्यूज देता है, तो इसको अच्छे से दिमाग में बिठाओ। अब ये वाला जो पॉइंट है ये हम समझ चुके हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। लेफ्ट वर्सेस इमीडिएट लेफ्ट एंड राइट वर्सेस इमीडिएट राइट, मुझे पता है लेफ्ट और राइट और इमीडिएट लेफ्ट और इमीडिएट राइट में बहुत फ़र्क होता है। जैसे कि अगर मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, ए बी सी डी और ई, और मैं जानना चाहता हूँ, और देखो मानो सब ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो सभी का राइट हैंड इधर होगा और सभी का लेफ्ट हैंड इधर होगा, ठीक है ना। जैसे आप लोग अगर मेरी तरफ देख रहे हो तो सभी का राइट हैंड उस साइड है, उस बोर्ड की साइड, और सभी का लेफ्ट हैंड इस एल्यूमिनियम फ्रेम के पास है। बात समझ आ रही है। अब ए जो है इसके राइट में कौन बैठा है, हम बोलेंगे सर डी और ई दोनों बैठे हैं, बट इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, सिर्फ डी। ए के लेफ्ट में कौन बैठा है, बी एंड सी, बट इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है, सी। तो ये फ़र्क होता है लेफ्ट इमीडिएट लेफ्ट में और राइट इमीडिएट राइट में। आ गई बात समझ आप लोगों को, ठीक है ना। इमीडिएट मतलब एकदम नेक्स्ट, एकदम बाजू वाला, ठीक है ना। और इसी तरीके से अगर लिखा हो ए सिटिंग नेक्स्ट टू बी, तो इसका भी मतलब क्या है कि ए के बगल में बी बैठा है, हमको एक चेयर छोड़ के नहीं बैठाना फिर उसको। नेक्स्ट टू बी मतलब एकदम बगल में। अब वो बगल में राइट भी हो सकता है, लेफ्ट भी हो सकता है, क्वेश्चन में गिवन होगा, वो क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है ना। अभी क्वेश्चंस करेंगे तब आपको और क्लैरिटी मिलेगी। और आखिरी गोल्डन रूल क्या है, आइडेंटिफाइंग द लेफ्ट एंड द राइट इन द गिवन अरेंजमेंट। याद है आपको पिछला चैप्टर कौन सा था, डायरेक्शन सेंस, उसके अंदर राइट का मतलब क्या होता था, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता था लेफ्ट। बट यहाँ पर देखो क्या लिखा है, जब भी राइट गिवन होगा एंटी क्लॉकवाइज जाओ, जब भी लेफ्ट गिवन होगा क्लॉकवाइज जाओ। ये तो उल्टा लिख दिया इसने। अब मेरी बात समझने की कोशिश करना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट। हम जब डायरेक्शन सेंस चैप्टर पढ़ते हैं तो हम क्या बनाते हैं, डायरेक्शन चार्ट। इसमें ये नॉर्थ साइड होती है, ठीक है ना, ये ईस्ट होती है, ये साउथ होती है और ये वेस्ट होती है। हम लोगों को पता है नॉर्थ में कश्मीर है, ईस्ट में वेस्ट बंगाल है, साउथ में क्या है, तमिलनाडु है, केरला है, और वेस्ट में क्या है, गुजरात है, ठीक है ना। हमारे इंडिया का मैप सोच लो ये है। अब अगर एक बंदा अपने घर से चला, एक बंदा अपने घर से चला, ठीक है ना, सीधा गया नॉर्थ की तरफ, फिर उसने राइट लिया एक टर्न, ऐसे लेगा, फिर उसने दोबारा राइट एक टर्न लिया, काफ़ी लंबा गया, फिर उसने दोबारा राइट टर्न लिया, तो किधर जाएगा, वेस्ट साइड या ईस्ट साइड, वेस्ट साइड, वेरी गुड। अब राइट जो है वो वेस्ट साइड है, क्योंकि इस बंदे का जो राइट हैंड है
वो इस साइड होगा और लेफ्ट हैंड इस साइड होगा, तो उसे बोलूँगा राइट टर्न लो, तो अपने राइट पे तो मुड़ेगा या, अरे बात समझ। फिर उसने दोबारा राइट टर्न लिया और फिर उसने दोबारा राइट टर्न लिया। अब ये जो एरोज़ हैं ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज, यानी जब भी हम राइट मुड़े हम क्लॉकवाइज मुड़े, यानी राइट मीन्स क्लॉकवाइज। तो डायरेक्शन सेंस में राइट मतलब क्लॉकवाइज और लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज होता है। अब इधर समझो, दूसरी बात समझो, ये एक टेबल पे लेट से आप लोग अच्छे नंबर से पास हो गए, ठीक है ना, हम सब लोग गए हैं डिनर पे, हम सब लोग बैठ करके डिनर कर रहे हैं एक रेस्टोरेंट में, ठीक है ना, हम सब बैठे हैं, हमारे नाम ABCD मान के चलो आप हैं। अब कुछ बच्चे लेट लतीफ़ होते हैं, क्लास में भी लेट आते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर भी डिनर में लेट पहुँचे, तो जैसे कि H के बाद आएगा आई आया लेट, तो आई F को बोलता है कि भाई तेरे बाजू में एक जगह खाली पड़ी है ना, इधर बैठना, यहाँ पे निकलने की जगह नहीं है, यहाँ पे दीवार है लेट से, निकलने की जगह नहीं है, तो थोड़ा इधर को हो जा, मैं इधर बैठ जाऊँगा। बात समझ आ रही है? तो F जो है वो मूव करेगा, इधर आ जाएगा और इधर आई बैठ जाएगा। आगे बात समझ। अब मुझे आप ये बताइए, F जो था वो लेफ़्ट मुड़ा है राइट, वो राइट डायरेक्शन को मूव किया या लेफ़्ट को मूव किया? राइट को। अब बात बताओ ना, अगर ये F है तो उसका राइट हैंड इधर होगा और लेफ्ट हैंड इधर होगा, बैठा है तो ऐसे ही होगा, तो ये अपने राइट साइड को मूव किया। और बताओ ये वाली डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन होती है? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है। तो बताओ इस चैप्टर के अंदर एंटी क्लॉकवाइज मतलब हो गया क्या? अरे राइट भाई, ठीक है ना, राइट मुड़ा ना भाई, ये राइट साइड को मूव किया उसने और एंटी क्लॉकवाइज मूव हुआ। और अगर आई इस डायरेक्शन से आता और ई को बोलता भाई थोड़ा इधर को सरक जा, मैं इधर बैठ जाता, तो उधर हो जा, तो बताओ ई जो है वो अपनी लेफ्ट साइड को मूव कर रहा है और ये कौन सी डायरेक्शन होती है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है, यानी कि क्लॉकवाइज का क्या मतलब हो गया इस केस में? लेफ्ट। तो पिछले चैप्टर में और इस चैप्टर में रटने की ज़रूरत नहीं है। कुछ बच्चे रट लेते हैं कि जब भी क्लॉकवाइज लिखा होगा मैं राइट जाऊँगा, ठीक है ना, आपको थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है कि भाई जो चैप्टर है वो है कौन सा, वो सिचुएशन कैसी है, ठीक है ना, अकॉर्डिंगली आपको लेफ्ट राइट मूव करना है। एक मिनट रुक जाओ भाई, हाँ अब आई किसको बोलेगा? अरे रुको ना, अरे लो आपकी पूरी गिले शिकवे दूर करता हूँ। ये ए को बोलता है कि भाई तू इधर हो जा, मैं इधर बैठ जाता हूँ, ये बोल रहा हो। अब मुझे एक बात बताइए, अगर ए बैठा है इस टेबल पे पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सेंटर, तो ए का राइट हैंड किधर होगा? एच की तरफ या बी की तरफ? और ये क्या है? लेफ्ट हैंड है। अब आई जो है ए को बोल रहा है ए लेफ्ट साइड घूम रहा है, और लेफ्ट साइड ये कौन सी डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो वही तो मैंने पहले भी बोला, लेफ्ट मीन्स क्लॉकवाइज। आगे बात समझ आपको? ये हमेशा ऐसे ही होगा, आप कहीं से भी घुस जाओ, इधर से आ जाओ, इधर से आ जाओ, इधर से आ जाओ, वो हमेशा वैसे ही रहेगा। क्लियर हो गई बात? क्लियर है? ठीक है जी। बट इस चीज़ को भी नहीं रटना। कुछ बच्चे रट लेते हैं कि भाई अगर डायरेक्शन से चैप्टर से आया है क्वेश्चन, तो राइट मीन्स क्लॉकवाइज, लेफ्ट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज, और अगर सीटिंग अरेंजमेंट से आया तो लेफ्ट मीन्स क्लॉकवाइज और राइट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज। रट लो भाई, रट लो, रटने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? ध्यान से सुनना। अगर हम एक पिकनिक पे जाते हैं और हम कोई गेम खेल रहे हैं और हम एक दूसरे को फेस करके नहीं बैठे, एक दूसरे की तरफ हमारी बैक है, ठीक है ना, हम बाहर की तरफ देख रहे हैं, एक दूसरे की तरफ नहीं देख रहे, हमारा जो फेस है वो पॉइंटिंग आउटवर्ड्स है, बीच में नहीं देख रहे। अब मुझे जल्दी से बताइए, ये जो बंदा ऊपर बैठा है इसका राइट हैंड इधर होगा, लेफ्ट हैंड इधर होगा, इस वाले का राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा, इस वाले का राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा, और इस वाले का राइट होगा इधर और लेफ्ट होगा इधर। ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। ई आता है और बोलता है कि भाई उधर होना, थोड़ा उधर होना, मुझे बैठना है यहाँ पर। अब बताओ सी जो है वो लेफ़्ट जा रहा है या राइट जा रहा है? लेफ़्ट जा रहा है। और ये डायरेक्शन कौन सी है? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या हो गया? लेफ़्ट। और ऊपर एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या था? राइट।
तो इन चीज़ों को रटा जा सकता है क्या? नहीं रट सकते हैं। आपको क्वेश्चन की सिचुएशन समझनी है, उसके हिसाब से आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज राइट लेफ्ट डिसाइड करना है। तो इसको रटने की कभी भी ज़रूरत नहीं है कि हमेशा ऐसा ही होगा, हमेशा ऐसा ही होगा, ठीक है ना। कितनी बार रटोगे चीज़ों को, समझ लो एक बार, ख़त्म काम। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो बस यही था आखिरी गोल्डन रूल और ख़त्म, ठीक है ना। आइडेंटिफाइंग लेफ्ट एंड द राइट इन अ गिवन अरेंजमेंट। तो वेन एवर इट इज़ गिवन टुवर्ड्स राइट गो फॉर एंटी क्लॉकवाइज, एंड वेन एवर इट इज़ गिवन टुवर्ड्स लेफ्ट गो फॉर क्लॉकवाइज। बट एक अब करना है जब पॉइंटिंग सब फेस कर रहे हो, पॉइंटिंग कर रहे हो, फेसिंग हो ईच अदर, फेसिंग ईच अदर। बट अगर ऐसा नहीं है, अगर ईच अदर को फेस ना करके फेसिंग टुवर्ड्स आउटवर्ड हो, तो फिर एग्जैक्टली इसका उल्टा हो जाता है। फिर राइट मतलब हो जाता है क्लॉकवाइज और लेफ्ट मतलब हो जाता है एंटी क्लॉकवाइज। आइए बात है समझ आप लोगों को, इजी इजी, ठीक है ना, रटना नहीं है बिल्कुल। अब देखो मैंने आपको बोला था 3 टाइप के सीटिंग अरेंजमेंट होते हैं, 1 रो, 2 रो और सर्कुलर। सर्कुलर के अंदर फेसिंग सेंटर एंड फेसिंग आउटवर्ड्स दोनों हो सकते हैं। क्लियर हो गई बात, ठीक है ना। अच्छा, सर्कुलर में सिर्फ ये नहीं कि लोग सर्कल में बैठे हैं, ये भी सर्कुलर का पार्ट होता है। एक स्क्वायर टेबल पे लोग बैठे हैं, एक रेक्टेंगुलर टेबल पे लोग बैठे हैं, ये भी सर्कुलर के अंदर ही आ जाता है। ऑल्दो सर्कल में नहीं बैठे, बट एक क्लोज्ड फिगर में बैठे हैं। अब देखो क्या है, इनके लेफ्ट साइड पर कुछ नहीं है, उनके राइट साइड पे कुछ नहीं, कोई पर्सन नहीं बैठा। बट जब एक क्लोज्ड अरेंजमेंट में लोग बैठते हैं तो हर किसी के लेफ्ट या राइट पे कोई ना कोई होता है, ठीक है ना। अब जैसे ये बैठे, इनके तो लेफ्ट राइट दोनों जगह पर कोई ना कोई है, बट इनके राइट पर तो कोई है, लेफ्ट पे कोई नहीं है। उनके लेफ्ट पे कोई है बट राइट पे कोई नहीं है। आ रही है बात समझ? बट सर्कुलर अरेंजमेंट अगर होता तो हर किसी के लेफ्ट या राइट पे कोई ना कोई होता। ऐसा कोई बंदा खाली नहीं बैठा था कि जिसके लेफ्ट या राइट पे कोई नहीं है, सिर्फ इतना फर्क होता है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, बहुत मज़ेदार क्वेश्चंस हैं, इजी क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन क्या है देखो, 5 बॉयज ABCD आर सिटिंग इन अ रो, एक रो में बैठे हैं, इन अ रो यानी एक ही रो में बैठे हैं। लो जी एक रो बना दी, कितने हैं? 5 लोग, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। गैप ठीक कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है, 5। अब ABCD कहाँ बैठे नहीं पता, तो यहाँ पे मैं ABCD लिखूंगा नहीं अभी, ठीक है ना, क्वेश्चन के हिसाब से लिखूंगा। अच्छा मैं मान के चलता हूँ सभी के सभी नॉर्थ, अब ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो सभी का राइट हैंड इधर होगा और लेफ्ट हैंड इधर होगा, ठीक है ना। अब A इज़ टू द राइट ऑफ B, A जो है वो B के राइट में है। अब दिक्कत क्या है, A B के राइट में, बट B तो है नहीं यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले B बनाएंगे। अब बताओ B का राइट क्या है, ये A बना दिया, ये राइट है तो B का राइट ये हो गया, यहाँ पे A बना दिया। अब आप बोलोगे सर A भी तो राइट था, यहाँ पर भी तो A बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलोगे कि सर आपने B को बीच में ही क्यों बनाया, B को तो आप यहाँ पे भी बना सकते थे, तो A इधर भी आता है, इधर भी आता है, इधर भी आता है, इधर भी आता है, इनमें से किसी भी एक जगह आ सकता था। बात समझ आ रही है आप लोगों को? तो आपने वही क्यों किया? तो मैं बोलता हूँ कि भाई देखो, एक बार में सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन एकदम सही बन जाए, इसके बहुत रेयर चांसेस होते हैं, ठीक है ना। आपको 2-3 ट्राइज करने पड़ते हैं तब जा करके उसका एक सही सीटिंग अरेंजमेंट निकल करके आता है। तो अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं B को इधर बिठा देता हूँ और A को इधर बिठा देता हूँ, मान के चलो। अब आगे क्वेश्चन अगर चेंज करने की रिक्वायरमेंट आएगी तो चेंज कर लेंगे, क्या दिक्कत है। तो A इज़ टू द राइट ऑफ B, तो पहले तो मैंने B बनाया क्योंकि B था ही नहीं, और उसके राइट में A बनाया। एंड E इज़ टू द लेफ्ट ऑफ B, और जो E है वो B के लेफ्ट में है। अब B दिख रहा है क्या? नहीं, तो B को बनाते हैं, और B को ऐसे बनाओ, अच्छा B तो है, ये रहा, B तो है। E इज़ टू द लेफ्ट ऑफ B, E जो है वो B के लेफ्ट में, लो जी हो गया, अभी तक ठीक है ना। बट टू द राइट ऑफ C, अब जो E है उसकी बात की जा रही है, ये राइट ऑफ C या B की बात करी जा रही है। यहाँ पे एंड भी नहीं लिखा, हु भी नहीं लिखा, बट लिखा है। E इज टू द लेफ्ट ऑफ B बट टू द राइट ऑफ C, E की बात हो रही है यहाँ पर, यानी एंड और बट एक ही मतलब है, एंड और बट एक ही मतलब है, एंड लिखा हो या बट लिखा हो बात एक ही है, ठीक है ना। तो E इज टू द लेफ्ट ऑफ C, E इज टू द लेफ्ट ऑफ B बट टू द राइट ऑफ C। अब जो E है वो C के राइट में है, अब तो C इधर बनाना चाहिए भाई, तभी तो E राइट में आएगा। लो जी हो गया गलत सीटिंग अरेंजमेंट, जगह ही नहीं बची। अब क्या करेंगे, इसको रब करेंगे, करना पड़ेगा भाई, ठीक है ना। तो इस तरीके से होता है,
ठीक है ना। अगर आप पहले वाला कुछ कर देते और आगे चल के अटक जाते तो उसको आपको रब करना पड़ता, तो दोबारा बनाते। आपको पता है कि भाई मेरा सीटिंग अरेंजमेंट इधर जगह नहीं बच रही थी, तो मैं क्या करूँगा, मैं बी को इधर की जगह इधर लिखूँगा एक। पहले मैंने बी इधर लिखा था, अब इधर लिखूंगा कि उधर एक जगह बच जाए भाई बैठाने के लिए बंदे को। अब देखो ए इज़ टू द राइट ऑफ बी, ए जो है वो बी के राइट में है, आ गया। एंड ई टू द लेफ्ट ऑफ बी, और ई जो है वो बी के लेफ्ट में है। एंड टू द राइट ऑफ सी, और ई जो है वो सी के राइट में है, ठीक है ना। ई जो है वो सी के राइट में, तो सी अगर ये है तो सी का राइट ई आ गया इधर, ठीक है ना। ए इज़ टू द लेफ्ट ऑफ डी, और जो ए है वो डी के लेफ्ट में है, लो जी आ गया। अब सही बन गया। अगर मैंने बी को इधर की जगह इधर लिखा होता तो मुझे दोबारा रब करके बनाना पड़ता, हो ही नहीं पाता। इधर लिखा होता तो भी दोबारा रब करके बनाना पड़ता, हो ही नहीं पाता। तो अल्टीमेटली एक ही सिचुएशन में हो पाता जो सिचुएशन अभी आपको दिख रही है। यानी कि डायरेक्शन का जब क्वेश्चन आता है उसका एक ही सोल्यूशन होता है, दो सोल्यूशंस नहीं होते। कभी कभी दो सोल्यूशंस हो सकते हैं, बट फिर उसके ऑप्शन भी उसी हिसाब से होते हैं। ये बात आपको समझ आएगी जब हम क्वेश्चन करेंगे उस टाइप के, ठीक है ना। तो अभी इस क्वेश्चन का आप कितनी भी कोशिश कर लो, इसके अलावा कोई सीटिंग अरेंजमेंट बनेगा ही नहीं आप लोगों से। अल्टीमेटली घूम फिर के यही एक फाइनल बनेगा, ठीक है जी। अब क्वेश्चन क्या कहते हैं, हु इज़ सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड, लेफ्ट एरा और इससे सेकंड पर कौन है, ई है, तो ई हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सिर्फ ये है हु इज़ सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड, ठीक है ना। बट एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमें पहले की 3 लाइन्स जो थी सीटिंग अरेंजमेंट उसको ठीक से फॉलो करना है। अगर हमने वो चीज़ गलत कर दी तो आंसर सही आएगा क्या, नहीं आएगा, गलत हो जाएगा भाई, ठीक है ना। तो यही इस चैप्टर में करना होता है, जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा वैसा करते चले जाओ, और एंड में क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसका आंसर दे दो। अगर आपने जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा था वैसे वैसे एकदम ठीक तरीके से किया तो आपका आंसर भी ठीक आएगा, और अगर आपने कहीं गलती कर दी तो आपका आंसर भी गलत हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, ठीक है। अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। आप लोग पहले ट्राई करोगे फिर मैं कराऊंगा, जल्दी से ट्राई करो। हाँ जी, काफ़ी ज़्यादा लेट कर दिया, इतना टाइम लगना नहीं चाहिए। क्या आंसर आ रहा है, बी आ रहा है, डी, बी, अच्छा सभी बी बोल रहे हो ना, आपका डी है, ओके। 3 बच्चों ने आंसर दिया है, 2 ने बी, 1 ने डी। बाकी बाकी जनता कहाँ गायब भाई, एक लो जी, एक आंसर ए भी आ गया। रिद्धिमा आपने आंसर नहीं दिया, अच्छा आपने बी बोला, अच्छा आप दोनों ने बी बोला। अनन्या, ओह सॉरी, शुभांगी ए, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बी, ओके। तो सी किसी का नहीं आ रहा, बाकी हर एक ऑप्शन किसी ना किसी का आ रहा है। अब देखो कोई एक ही ऑप्शन सही है, यानी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया होता, ठीक है ना, या तो 2 बच्चों का सही होता है, 3 बच्चों का सही होता है, 1 बच्चे का सही होता, ठीक है ना, सबका सही नहीं होता। बट हमें इतनी प्रैक्टिस करनी है कि हर बच्चा एक ही आंसर दे और वो सही आंसर हो, ठीक है। अब देखो देयर आर 5 हाउसेस ए टू ई इन अ रो, ए इज़ टू द राइट ऑफ बी, तो सबसे पहले तो बी बनाएंगे क्योंकि बी है ही नहीं भाई, बी। अब बी के राइट में ए बनाओ, ये लो, ए इज़ टू द राइट ऑफ बी हो गया, एंड ई इज़ टू द लेफ्ट ऑफ सी, और जो ई है वो सी के लेफ्ट में है,
तो पहले तो सी बनाओ और इस तरीके से बनाओ कि उसका लेफ्ट हो भाई। अगर मैं सी इधर बना दूंगा तो उसका लेफ्ट ही नहीं है फिर तो, ठीक है ना। तो सी बनाया इधर और क्या लिखा है, क्या लिखा है, एंड ई ए इज टू द राइट ऑफ बी एंड ई टू द लेफ्ट ऑफ सी। ई जो है वो सी के लेफ्ट में है, आ गया, आ गया। बी इज टू द राइट ऑफ डी और बी जो है क्या लिखा है, एक मिनट दोबारा देखते हैं क्वेश्चन। ए इज टू द लेफ्ट ऑफ बी एंड ई टू द लेफ्ट ऑफ सी एंड राइट ऑफ ए। अच्छा ये एंड लिखा है, अब ये एंड किसकी बात कर रहा है, ई की बात कर रहा है। ई इज टू द लेफ्ट ऑफ सी एंड ई इज टू द राइट ऑफ ए। ई जो है वो ए के राइट में है, आई बात समझ। ई इज टू द लेफ्ट ऑफ सी एंड राइट ऑफ ए। तो जब भी एंड लिखा होता है तो सेंटेंस का पहला पर्सन है उसकी बात की होती है। अब ये एंड के बाद नया सेंटेंस शुरू हो रहा है, एंड के बाद नया सेंटेंस शुरू हो रहा है। पहले क्या लिखा, ए टू ई आर सिटिंग इन अ रो, ए इज टू द राइट ऑफ बी, सेंटेंस खत्म। अब दूसरा सेंटेंस शुरू हो, एंड ई टू द लेफ्ट ऑफ सी एंड राइट ऑफ ए। तो ये जो एंड है किसकी बात करता है, फर्स्ट पर्सन यानी ई की बात करता है। तो जो ई है वो ए के राइट में है, तो ए रहा, ए का राइट ए रहा, ई बना दिया, समझ आया। बी इज टू द राइट ऑफ डी, बी जो है वो डी के राइट में है। अब यहाँ पे कुछ तो गलत है भाई, गलत क्या है, ये देखो, ये भी ई, ये भी ई तो एक ही होना चाहिए, यानी हमने जो बनाया है गलत है। कैसे ठीक करें, लेटेस्ट मैंने लिखा था ना, इसको हटा रहा हूँ, बताइए क्या करें। वेरी गुड। अगर हम ए और बी को इधर की जगह इधर शिफ्ट कर दें तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है ना। देखो मैंने ए को इधर लिखा और बी को इधर लिखा। अब अगले जो दो बंदे हैं देखो क्या है, ए इज टू द राइट ऑफ बी, बिल्कुल हो रहा है, ए जो है बी के राइट में है, एंड ई टू द लेफ्ट ऑफ सी, सी के लेफ्ट में है ई, ठीक है ना। ए क्या लिखा है, ई टू द लेफ्ट ऑफ सी एंड राइट ऑफ ए। बताओ जी, ई इज टू द लेफ्ट ऑफ सी, ई जो है वो सी के लेफ्ट में है और ए के राइट में है, हो गया ठीक, ठीक हो गया। एंड टू द राइट ऑफ ए, बी इज टू द राइट ऑफ डी, बी जो है वो डी के राइट में है, ठीक है ना। बी इज टू द राइट ऑफ डी, ये रहा डी और इसका राइट बी आ गया, ठीक है ना। विच ऑफ द हाउसेज इज इन द मिडल, ए, ठीक है ना। दोबारा सुनो, दोबारा सुनो अगर डाउट है तो। क्वेश्चन है ए टू ई आर सिटिंग इन अ रो, ए इज टू द राइट ऑफ बी, ए जो है वो बी के राइट में, तो हमने पहले बी बनाया और बी के राइट में ए बना दिया। दूसरे तरीके से क्वेश्चन कर रहा हूँ, आंसर नहीं आएगा, याद रखना। ए इज टू द राइट ऑफ बी, ए जो है वो बी के राइट में है, एंड ई इज टू द लेफ्ट ऑफ सी, ई जो है वो सी के लेफ्ट में है। तो अगर सी ए है तो ई ए है, सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। ई इज टू द लेफ्ट ऑफ सी, हाँ या ना, क्या लिखा है, ई इज टू द लेफ्ट ऑफ सी, ई जो है वो सी के लेफ्ट में है, ठीक तो है। क्या ई सी के लेफ्ट में नहीं है, बोलो हाँ या ना, है। ई इज टू द लेफ्ट ऑफ सी एंड राइट ऑफ ए, बट ई जो है वो ए के राइट में है। क्या ए के राइट में ई दिख रहा है, नहीं दिख रहा, ये गलत हो गया। तो जी रब करो, यानी मुझे क्या पता चल गया कि ए के राइट में ई है, तो मैं ए इधर बनाता हूँ, ठीक है ना। अब क्या लिखा है, ई इज टू द लेफ्ट ऑफ सी, ई इज टू द लेफ्ट ऑफ सी, ई जो है वो सी के लेफ्ट में है, एंड राइट ऑफ ए, ई जो है एंड, यार ये ना एंड बहुत कंफ्यूज कर रहे हैं यहाँ पर। ई इज टू द लेफ्ट ऑफ सी एंड राइट ऑफ ए, ई जो है वो सी के लेफ्ट में बट ए के राइट में है, क्या करें आप, ठीक है। ई जो है इज टू द लेफ्ट ऑफ सी, सी के लेफ्ट में है, एंड राइट ऑफ ए, और ई जो है वो ए के राइट में है। देखो ना, मैं ना दोबारा करता हूँ, हौच पौच हो गया, ये आंसर ठीक है, दोबारा समझो। स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगेगा बट फिर स्मूथ हो जाएगा ये प्रोसेस। सभी का राइट ए रहा, सभी का लेफ्ट ए रहा। एक दो ना जब मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ उधर देखता हूँ तो मैं सेंटेंस स्किप कर जाता हूँ कई बार बीच का कोई, उससे दिक्कत हो जाती है। अब मैं क्या करूँगा, येलो हाईलाइट करके रखूँगा। देयर आर 5 डिफरेंट हाउसेज ए टू ई इन अ रो, ए इज टू द राइट ऑफ बी,
ए जो है वो बी के राइट में है, तो मैंने बी बनाया और बी के राइट में ए बना दिया, ठीक है ना। ए इज़ टू द राइट ऑफ बी। एंड अब नया सेंटेंस शुरू हो रहा है, ई इज़ टू द लेफ्ट ऑफ सी एंड राइट ऑफ ए। अगला सेंटेंस यहाँ पे ख़त्म हो गया। ई जो है वो सी के लेफ्ट में है और ए के राइट में है, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, ई जो है वो सी के लेफ्ट में है और ए के राइट में है। अब क्योंकि ए के राइट में है तो ई इधर हो सकता है, बट बाकी दोनों की तो जगह ही नहीं है, फिर वो अब आएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ तो हम गलत कर रहे हैं भाई। आगे बढ़ते हैं, दोबारा क्वेश्चन देखते हैं। येलो मिटाओ भाई, दोबारा क्वेश्चन देखते हैं। ए इज़ टू द राइट ऑफ बी, ये बनाते हैं हम बी। ए जो है वो बी के राइट में है, ठीक है। ए इज़ टू द राइट ऑफ बी। अगला सेंटेंस, एंड ई इज़ टू द लेफ्ट ऑफ सी। ई जो है वो सी के लेफ्ट में है, ई जो है वो सी के लेफ्ट में है। ई इज़ टू द लेफ्ट ऑफ सी एंड राइट ऑफ ए। ई जो है वो ए के राइट में है, ई जो है वो ए के राइट में है, ठीक हो गया। हाँ तो ये तो किया पहले सी। अरे सुनो ना, ई जो है वो सी के लेफ्ट में है, बताओ सी के लेफ्ट में कौन है, वही तो क्वेश्चन भी बोल रहा है। अरे बात समझ, ठीक है ना। ई के राइट में कौन है, सी, और ई के लेफ्ट में कौन है, ए। ए के राइट में कौन है, ई, और लेफ्ट में कौन है, बी। अच्छा ए के राइट में कौन है, ई, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ई इज़ टू द लेफ्ट ऑफ सी एंड राइट ऑफ ए। ई जो है वो ए के राइट में है, आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है। बी इज़ टू द राइट ऑफ डी। बी जो है वो डी के राइट में है, बी जो है वो डी के राइट में है। डी के राइट में बताओ कौन है, बी है, ठीक है जी। विच हाउसेज इज इन द मिडल, लो जी आ गया ए ऑप्शन, ठीक है। आप समझ आ गया, 2 बार करा है मैंने। तो मैं क्या करता हूँ, मैं गलत भी कराता हूँ सही भी कराता हूँ। गलत क्यों कराता हूँ, क्योंकि अगर मैं हर बार सही से कराने लगाऊँ ना तो आपको दिमाग आपके दिमाग में क्या आ जाएगा कि एक ही बार में से आना चाहिए, और आपका आएगा नहीं स्टार्टिंग में, तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कि भाई मेरा तो आ नहीं रहा, सर का आ रहा है। तो मैं खुद भी गलत करूँगा, फिर आपको बताऊँगा कि देखो इस वजह से मैं इस चीज़ को चेंज कर रहा हूँ। फिर मैं दोबारा भी गलत कर सकता हूँ, फिर मैं बोलूँगा देखो अब वैसे भी नहीं हो, वैसे भी नहीं हो, अब मैं इसको इस तरीके से कर रहा हूँ। तो आपके दिमाग में वो चीज़ प्रोसेस होगी कि हाँ ऐसे ऐसी गलतियाँ हो सकती हैं हमसे, और फिर हम ठीक करेंगे। अगला क्वेश्चन दोबारा करते हैं, ठीक है ना। सीटिंग अरेंजमेंट एक ही ठीक बन सकता है। यहाँ पे 5 फ्रेंड्स हैं, पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी, ठीक है ना। आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। यहाँ पे तो उसने बोल भी दिया कि जो रो है वो फेसिंग नॉर्थ है, सभी का राइट ये हो गया, सभी का लेफ्ट ये हो गया, ठीक है ना। हेयर एस इज इन बिटवीन टी एंड क्यू। एस जो है वो टी और क्यू के बीच में है, एस जो है वो टी और क्यू के बीच में है। तो बताओ एस कहाँ बनाऊँ, बीच में बना दूँ? ज़्यादातर बच्चे यही करेंगे स्टार्टिंग में, एस जो है वो टी और क्यू के बीच में, तो ज़्यादातर बच्चे सबसे बीच में एस को प्लेस करने की कोशिश करेंगे। मैंने भी वही करा जो आप लोग करते हैं। बट एस देखो यहाँ पर भी आ सकता था और टी और क्यू इधर आ सकते थे, एस इधर भी आ सकता था और टी और क्यू इधर आ सकते थे, ये भी पॉसिबिलिटीज़ थी। बट कोई नहीं, हम पहले वाले के साथ जाते हैं जो हमारा फर्स्ट इंस्टिंक्ट कहता है, हमारे फर्स्ट दिमाग में चीज़ आती है। अब देखिए 5 फ्रेंड्स पी क्यू आर एस टी आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, एस इज इन बिटवीन टी एंड क्यू, हो गया। एंड क्यू इज़ टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर। क्यू जो है वो आर के इमीडिएट लेफ्ट में है, क्यू जो है वो आर के इमीडिएट लेफ्ट में है, ठीक है ना। एंड क्यू इज़ टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, यहाँ तक क्वेश्चन हो गया। पी इज़ टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी, पी जो है वो टी के इमीडिएट लेफ्ट में है, हो गया। हु इज़ इन द मिडल, यस। अब ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन था जो एक बार में ठीक हो गया, ठीक है ना, बट ज़रूरी नहीं कि हर क्वेश्चन एक बार में ठीक हो जाए। आ गया। अभी थोड़े मुश्किल क्वेश्चंस भी आएंगे तो इजी हैं। कितने बच्चे हैं? 6 बच्चे। आर स्टैंडिंग इन अ रो, एक रो में खड़े हैं। एक, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, एक रो में खड़े हैं। 6 चिल्ड्रन ए बी सी डी ई एफ आर स्टैंडिंग इन अ रो, बी इज़ बिटवीन एफ एंड डी। बी जो है वो एफ और डी के बीच में है। बताइए जी कहाँ बनाऊँ? यहाँ पे बना दूँ बी, और इधर एफ और इधर डी। क्लियर है?
मैंने ऐसे रैंडम बनाया, मैं बी को कहीं भी बना सकता था देखा जाए तो, इधर भी इधर भी इधर भी और इधर भी, बट इधर भी नहीं बना सकता, इधर भी नहीं बना सकता, क्योंकि फिर वो इन बिटवीन नहीं आएगा। बाकी इसके अलावा मैं कहीं भी बना सकता था, ठीक है ना। सिर्फ एक्सट्रीम पॉइंट्स पे नहीं बना सकता था, बाकी कहीं भी बना सकता था। मैंने रैंडम बेसिस पर यहाँ पे बना दिया है, हो सकता है गलत हो जाए। बी इज़ बिटवीन एफ एंड डी, ई इज़ बिटवीन ए एंड सी। ई जो है वो ए और सी के बीच में, देखो ई ए सी तीनों यहाँ पर नहीं है अभी, और ई जो है वो ए और सी के बीच में, यानी मुझे 3 जगह चाहिए खाली, तभी तो मैं प्लेस कर पाऊँगा, यानी कि मैंने गलत किया। यहाँ पे करते हैं इसको शिफ्ट, दोबारा क्वेश्चन पढ़ते हैं। बी इज़ इन बिटवीन एफ एंड डी, हो गया जी। ई इज़ बिटवीन ए एंड सी, ई जो है वो ए और सी के बीच में है। यही करोगे अगला स्टेप आप लोग, यही करोगे आप भी, ठीक है ना, सब मेरे साथ हो। अब आगे, ई इज़ इन बिटवीन ए एंड सी, आगे आगे। ए डज नॉट स्टैंड नेक्स्ट टू एफ, ए 8 काट देंगे। ए डज नॉट स्टैंड नेक्स्ट टू एफ, ए और एफ आजू बाजू में नहीं खड़े, हाँ जी नहीं खड़े, हमारा एफ ये रहा, ए ये रहा, ठीक है अभी तक, ठीक है ना। फिर क्या लिखा है, ए डज नॉट स्टैंड नेक्स्ट टू एफ और डी, अच्छा एफ जो है एंड डी और डी, क्या लिखा है, ए जो है वो एफ के बाजू में भी नहीं खड़ा और डी के बाजू में भी नहीं खड़ा, बट ये तो डी के बाजू में आ गया। आई बात समझ आप लोगों को। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि ए जो है वो नेक्स्ट टू एफ एंड डी नहीं खड़ा, एफ और डी के बाजू में नहीं खड़ा, बट हमारे डायग्राम में एफ के बाजू में तो नहीं है बट डी के बाजू में आ गया, गलत हो गया हमारा डायग्राम। वेरी गुड, लो जी, क्योंकि ई जो है वो सी और ए के बीच में है, तो अभी भी हो रहा है, वो तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है अभी भी। और अब जो हमारी कंडीशन थी कि जो ए है वो एफ और डी के बाजू में नहीं खड़ा, वो भी क्लियर हो गई, हो गई क्लियर, हो गई क्लियर। बट अभी तक जो हमने क्वेश्चन किया ये एक और तरीके से भी तो हो सकता था, कैसे बताइए। अगर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, अगर B इधर होता, F इधर होता, D इधर होता, A इधर होता, E इधर होता, C इधर होता, तब भी तो क्वेश्चन सेटिस्फाई हो जाता। देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं एक बार हो रहा है कि नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है, देख लेते हैं। B इज़ इन बिटवीन F एंड D, B जो है वो F और D के बीच में, ठीक आ गया। E इज़ बिटवीन A एंड C, E जो है वो A और C के बीच में, ये भी ठीक आ गया। A डज नॉट स्टैंड नेक्स्ट टू F और D, A जो है वो F और D के बाजू में नहीं खड़ा होता, ये भी ठीक हो गया, हो गया। तो अभी तक जो हम क्वेश्चन देख रहे हैं वो ये भी ठीक लग रहा है हम लोगों को, ऊपर वाला और नीचे वाला भी ठीक लग रहा है, बट अल्टीमेटली रेस में एक ही आगे जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। A डज नॉट स्टैंड नेक्स्ट टू F और D, यहाँ तक क्वेश्चन हो गया। C डज नॉट स्टैंड नेक्स्ट टू D, C जो है वो D के बाजू में खड़ा नहीं होता, C जो है वो D के बाजू में खड़ा नहीं होता, बट ऊपर वाला खराब हो गया, हो गया। तो यानी कि हमारा नीचे वाला ही आगे बढ़ा भाई। आ रही है बात समझ आप लोगों को, क्लियर है, ठीक है ना। ऊपर वाला गलत ले लो जी, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि सी जो है वो डी के बाजू में नहीं खड़ा, नेक्स्ट टू डी मतलब बाजू में नहीं खड़ा। एफ इज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ चिल्ड्रन, बताओ जी, एफ जो है वो किन के बीच में खड़ा है, बी एंड सी या सी एंड बी, कुछ भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लॉजिक कर देते हैं, डी और एफ, यही कह रहे हो ना। और क्वेश्चन पढ़ते हैं। 6 चिल्ड्रन ए बी सी डी आर स्टैंडिंग इन अ रो, बी इज बिटवीन एफ एंड डी, बी जो है वो एफ और डी के बीच में है, ठीक है। ई इज बिटवीन ए एंड सी, ई जो है वो ए और सी के बीच में, ठीक है। ए डज नॉट स्टैंड नेक्स्ट टू एफ, ए जो है वो एफ के बाजू नहीं खड़ा, ठीक है, और डी के बाजू में भी नहीं खड़ा, ये भी ठीक है। सी डज नॉट स्टैंड नेक्स्ट टू डी, सी जो है वो डी के बाजू में नहीं खड़ा, सी जो है डी के बाजू में नहीं खड़ा, ये भी ठीक। एफ इज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, बी और सी, यहाँ पे भी क्या रहता है, बी और सी, आंसर सेम ही है। बट हाँ ये भी एक सही डायग्राम है इस हिसाब से देखा जाए तो, ये अरेंजमेंट भी ठीक है, ये अरेंजमेंट भी ठीक है, दोनों के आंसर सेम ही है, बट ठीक है जी। आगे बात समझ,
अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 बॉयज आर स्टैंडिंग इन अ रो फेसिंग ईस्ट। अगर ईस्ट फेसिंग रो है तो भाई एक चीज़ तो क्लियर है, रो हमें वर्टिकल बनानी है। 1 2 3 4 5 और ईस्ट डायरेक्शन होती है ये, तो सभी का राइट हैंड होगा इधर और सभी का लेफ्ट हैंड होगा इधर। 5 बॉयज आर स्टैंडिंग इन अ रो फेसिंग ईस्ट। पवन इज लेफ्ट ऑफ तवन। पहले तवन बना देते हैं। तवन का लेफ्ट एरा, ये आ गया पवन। पवन इज लेफ्ट ऑफ तवन। विपिन एंड चवन टू द लेफ्ट ऑफ नकुल। ये क्या हो गया? विपिन और चवन जो है ये नकुल के लेफ्ट में है। तो अगर मैं ये नकुल बना दूं और मैं ये चवन कर दूं और ये तवन कर दूं, एक मिनट रुक जाइए, तवन ऑलरेडी है ना, दोबारा करते हैं। पवन इज लेफ्ट ऑफ तवन, ठीक है जी। विपिन एंड चवन टू द लेफ्ट ऑफ नकुल, ठीक है ना, विपिन एंड चवन टू द लेफ्ट ऑफ नकुल। अब नकुल अगर ये है तो विपिन और चवन मुझे बनाना है, विपिन और चवन। तो नकुल के लेफ्ट में विपिन भी है और चवन भी है। यहाँ तक ठीक हो गया क्वेश्चन, ठीक है ना। तो दोबारा क्वेश्चन देख लो। पवन इज लेफ्ट ऑफ तवन, विपिन एंड चवन टू द लेफ्ट ऑफ नकुल। अब चवन इज बिटवीन तवन एंड विपिन। चवन जो है वो तवन और विपिन के बीच में है। चवन जो है वो तवन और विपिन के बीच में। ये तो नहीं हो रहा, हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। तो हम क्या करेंगे? मरब करेंगे। अब इस क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करें? यह ना बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है कि चवन जो है वो तवन और विपिन के बीच में है। चवन जो है वो तवन और विपिन के बीच में है। एंड विपिन इज फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट। ये और अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है, लेफ्ट से फोर्थ है। ये तो अच्छा मैंने ठीक कर दिया, देखो 1 2 3 4, फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से फोर्थ। ये तो और अच्छी इन्फॉर्मेशन है। अगर ये मैं पहले पढ़ लेता ना तो इस चीज़ को मैं सबसे पहले प्लेस करता, क्योंकि ये एकदम 100% फिक्स्ड इन्फॉर्मेशन है कि भाई जो तवन है, जो विपिन है, वो लेफ्ट से फोर्थ है, ठीक है ना, एकदम फिक्स्ड पोजीशन हमें बता रहा है इसकी। देन हाउ फार इज तवन टू द राइट। अब हमने क्या किया क्वेश्चन के अंदर, हमने क्वेश्चन के अंदर जो चीज़ प्लेस कर दिया उसको हम येलो हाईलाइट कर रहे हैं। वेर विपिन इज फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हो गया, ये आ गया फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट। और चवन इज बिटवीन तवन एंड विपिन, ये भी हो गया। तो ये तो मेरी एकदम 100% फिक्स्ड इन्फॉर्मेशन है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। आ रही बात समझ? कोई कर सकता है क्या चेंज? नहीं कर सकता। ये तो एकदम 100% है और इसको कोई चैलेंज भी नहीं कर सकता कि भाई चैलेंज करके दिखाओ, इसके अलावा कुछ और हो सकता है। अब ये 100% फिक्स्ड इन्फॉर्मेशन क्योंकि हमने भर दी, अब बाकी का क्वेश्चन करोगे जल्दी हो जाएगा। सुनो, पवन इज लेफ्ट ऑफ तवन। पवन जो है वो लेफ्ट में है, किसके? तवन के। पवन और तवन, यहाँ पे तवन दिख रहा है, तवन का लेफ्ट भी दिख रहा है, तो यहाँ पे पवन आ जाएगा। तवन दिख रहा है टी, इसका लेफ्ट एरा, पवन आ गया। तो क्या लिखा था? पवन इज लेफ्ट ऑफ तवन हो गया। विपिन एंड चवन टू द लेफ्ट ऑफ नकुल, ये आ गया नकुल आ गया। इसके लेफ्ट में, इसके लेफ्ट में दोनों है कि नहीं है? चवन, विपिन एंड चवन, बताइए। विपिन एरा और चवन एरा, ये इसके लेफ्ट में ही है, दोनों आ गया, ठीक है ना। विपिन एंड चवन टू द लेफ्ट ऑफ नकुल। और ये इन्फॉर्मेशन येलो वाली हम पहले ही फिल कर चुके थे। लॉजिक क्वेश्चन हो गया। अब बताइए तवन राइट से कितना दूर है? 1 2 3 4, राइट से फोर्थ पोजीशन पर है। आई बात समझ आप लोगों को? अब है ना, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क करना है। 6th हो गया, 7th हो गया, 8th हो गया, 9th हो गया। अब मैं आपको पता है कौन सा कराऊंगा? 10th भी आपको होमवर्क करना है, 11th आपको होमवर्क करना है, 12th आपको होमवर्क करना है। मैं आपको कराने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 13 to 17। क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है, आपको एक इन्फॉर्मेशन पढ़ने और क्वेश्चन के आंसर देना है। क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है। A to H आर सीटेड इन स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ। A to H कितने लोग हो गए जल्दी बताइए? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। A to H 8 लोग होते हैं, ठीक है ना। और
सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, तो सभी का राइट ये हो गया और सभी का लेफ्ट ये हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। एट वच आर सिटेड इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ। जो सी है सिट्स फोर्थ लेफ्ट ऑफ जी, जी के फोर्थ लेफ्ट में सी बैठता है। हम क्या करेंगे, अब हमें ना क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे, लेकिन अभी तक हम क्या कर रहे थे, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते डायग्राम बना रहे थे। सी सिट्स फोर्थ लेफ्ट ऑफ जी, डी सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ जी, ओनली टू पीपल सिट बिटवीन डी एंड ए, बी एंड एफ आर इमीडिएट नेबर्स, बी और एफ इमीडिएट नेबर्स हैं ऑफ ईच अदर, बी इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए, एच इज़ नॉट नेबर ऑफ डी। अब इसमें से कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो बहुत अच्छे से हम पहले यूज़ कर सकते हैं। देखा जाए तो 100% फिक्स्ड इन्फॉर्मेशन सिर्फ एक ये बोल सकते हो कि बी और एफ नेबर्स हैं, तो ये आजू बाजू में ही आएंगे। इसके अलावा सी सिट्स फोर्थ लेफ्ट ऑफ जी, तो पहले जी बना लेते हैं, काम करते हैं और जी का फोर्थ लेफ्ट देखेंगे। अच्छा जी क्या मैं यहाँ पे बना सकता हूँ? नहीं। बना सकता हूँ? हाँ। बना सकता हूँ? नहीं। बना सकता हूँ क्योंकि इसका 1 2 3 4 फोर्थ लेफ्ट अवेलेबल है। मैं जी यहाँ पे बना सकता हूँ? हाँ, क्योंकि 1 2 3 4 फोर्थ लेफ्ट अवेलेबल है। मैं जी यहाँ पे बना सकता हूँ? हाँ, क्योंकि 1 2 3 4 फोर्थ लेफ्ट अवेलेबल है। बट मैं जी यहाँ पर नहीं बना सकता, मैं जी यहाँ पर नहीं बना सकता, जी इधर नहीं बना सकता, जी इधर नहीं बना सकता, इधर भी बना सकता हूँ जी, क्योंकि फोर्थ लेफ्ट अवेलेबल होना चाहिए। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, क्या कह रहा है? सी सिट्स फोर्थ लेफ्ट ऑफ जी, जी के फोर्थ लेफ्ट पे सी बैठा है, तो मैं इधर जी नहीं बना सकता, 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 इधर जी बना सकता हूँ, इधर जी बना सकता हूँ, इधर जी बना सकता हूँ, इधर जी बना सकता हूँ। ये बात समझ आ गई आपको लोगों को? फोर्थ लेफ्ट बताइए पहले वाले जी के लिए 1 2 3 4 ये होगा, दूसरे वाले जी के लिए ये होगा, तीसरे वाले जी के लिए होगा और चौथे वाले जी के लिए ये होगा। आगे बात समझ? ओके। सी सिट्स फोर्थ लेफ्ट ऑफ जी, डी सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ जी, डी जो है वो सेकेंड राइट पे बैठता है जी के। अब मुझे बताइए क्या जी ये वाला हो सकता है पॉसिबल? क्योंकि इसका सेकेंड राइट अवेलेबल नहीं है। क्या ये वाला हो सकता है पॉसिबल? नहीं। क्या ये हो सकता है पॉसिबल? हाँ, क्योंकि इस पर सेकेंड राइट अवेलेबल है, यानी कि ये 2 जी तो चले गए भाई, और क्योंकि ये 2 जी गए तो ये 2 सी भी गए। क्लियर हो गई बात? क्लियर है? अब सुनिए आगे दोबारा क्वेश्चन पढ़ते हैं। सी सिट्स फोर्थ लेफ्ट ऑफ जी, डी सिट सेकेंड राइट ऑफ जी, तो अगर जी ये है तो एक दूसरा राइट ये हो गया, और जी अगर ये वाला है तो दूसरा राइट ये हो गया। तो जो जो पॉसिबिलिटीज़ थी मैं एक ही डायग्राम के अंदर अभी बना रहा हूँ, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं हो सकता अभी के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डी सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ जी हो गया, ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन डी एंड ए, डी और ए के बीच में सिर्फ 2 लोग बैठते हैं। देखो अगर ये डी है तो ए इधर आएगा, अगर ये डी है तो इधर आएगा, और अगर डी ये है तो ए इधर आएगा, क्योंकि डी और ए के बीच में 2 लोग बैठते हैं। अगर ये डी है और ये ए है तो 2 लोग ये हो गए, डी ये है ए ये है तो 2 लोग ये 2 हो गए। अगली बात समझ? चलिए जी, तो डी और ए के बीच में 2 लोग बैठ सकते हैं, ठीक है ना। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन डी एंड ए, यहाँ तक क्वेश्चन हो चुका है। बी एंड एफ आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर, बी और एफ इमीडिएट नेबर्स हैं। बताइए जी बी और एफ कहाँ कहाँ आ सकते हैं? देखो इधर या इधर ए आएगा, इधर या इधर जी आएगा, इधर या इधर डी आएगा, ठीक है ना। तो बी और एफ कहाँ आ सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ इधर आ सकते हैं, और कहीं भी फिट नहीं होंगे। यानी मुझे सी की पोजीशन भी पता चल गई, यही है, और कोई पॉसिबल सिचुएशन है नहीं। कि अगर मैं सी को इधर लिख देता तो बी और एफ इधर इधर आते हैं, फिर इमीडिएट नेबर्स नहीं कहलाए जाते हैं। ये बात समझ आए आप लोगों को? कौन सा वाला जी? ये वाला? ये क्यों हटा रहे हैं हम लोग? ओके वेरी गुड, ठीक है ना। तो जी के फोर्थ लेफ्ट पे सी बैठा था, अगर ये जी है तो 1 2 3 4 ये वाला लेफ्ट सी है, ये वाला सी हटाना पड़ा, यानी कि ये वाला जी हटाना पड़ेगा। अगर ये वाला जी हटाना पड़ा यानी कि ये वाला डी भी हटेगा, क्योंकि डी जो है वो जी के सेकंड राइट पे बैठा है, हाँ या ना? हाँ या ना?
और फिर क्या बोलते हैं कि किन दो लोगों के बीच में डी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ जी, ठीक है। ओनली टू पीपल सिट बिटवीन डी एंड ए, डी और ए के बीच में सिर्फ दो लोग बैठते हैं, डी ये रहा और ए ये रहा, तो ये वाला ए भी हटेगा, तभी तो दो लोग आएंगे। आ गई बात समझ? तो हमें क्या होता है जब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं तो पॉसिबिलिटीज़ कम होती चली जाती हैं। क्लियर हो गई बात? ठीक है ना। आइए देखो हमारे कितने लोग प्लेस्ड हैं यहाँ पर। बी इज़ नॉट इन इमीडिएट नेबर ऑफ ए, बी और ए इमीडिएट नेबर्स नहीं है, नहीं देख रहे भाई, क्लियर है। एच इज़ नॉट नेबर ऑफ डी, एच जो है वो डी का नेबर नहीं है। अब दिक्कत, दो ही जगह बची हैं और दोनों में कहीं भी पुट करता तो एच आएगा ही यहाँ पे, क्या करें? हो जाएगा उससे काम। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, आर और एल। आप बोलते हो कि सर सी इधर करो, बी इधर करो, एफ, ए, जी और डी इधर, ये कह रहे हो? क्वेश्चन एक बार देखते हैं। सी सिट्स फोर्थ लेफ्ट ऑफ जी, बिल्कुल ठीक। डी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ जी, एक, दो, बिल्कुल ठीक। ओनली टू पीपल सिट बिटवीन डी एंड ए, डी और ए के बीच में सिर्फ दो लोग बैठते हैं, एक इधर आ जाएगा और एक जी तो है ही, बिल्कुल ठीक। बी एंड एफ आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर, बी और एफ इमीडिएट नेबर्स हैं ईच अदर के, बिल्कुल ठीक, ठीक है ना। बी एंड एफ आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर, यहाँ तक हो गया। बी इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए, बी और ए इमीडिएट नेबर्स नहीं है, बिल्कुल ठीक। एच इज़ नॉट नेबर ऑफ डी, एच जो है वो डी का नेबर नहीं है, तो एच किधर आ जाएगा? इधर आ जाएगा। अब कौन बच गया? ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आ गए सारे लोग। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। Who among the following sits exactly in the left to the person या from the person who sits sixth from the right? क्या बोल रहे हैं कि जो बंदा छठे पोजीशन पे बैठा है राइट से, उसके एग्जैक्टली लेफ्ट में कौन बैठा है? तो छठा बंदा कौन है? बी। इसके एकदम लेफ्ट में कौन बैठा है? सी। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। दोबारा देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। Who among the following sits exactly in the left from the person who sits सिक्स्थ फ्रॉम द राइट? जो भी बंदा सिक्स्थ फ्रॉम द राइट है उसके एग्जैक्टली लेफ्ट में कौन बैठा है, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी, थर्ड टू द राइट ऑफ सी, ये रहा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ए। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स पर्सन सिटेड एट द टू एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन? टू एक्सट्रीम, एच और डी, एच और डी। फिर व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एच विथ रिस्पेक्ट टू एफ? एच विथ रिस्पेक्ट टू एफ, एफ के लिए एच कहाँ पर बैठा है? एक, दो, तीन, तीसरे लेफ्ट पर, थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है, थर्ड टू द लेफ्ट। हाउ मेनी पर्सन आर सीटेड बिटवीन ए एंड डी? ए और ए के बीच में कितने लोग बैठे हैं? ए रहा, ए रहा, सिर्फ एक, जी बैठा है और कोई नहीं बैठा। लो जी, क्वेश्चन कंप्लीट। समझ आया कैसे करना है? ठीक है ना। देखो स्टार्टिंग में आपको बहुत टाइम लगेगा, ठीक है ना। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे 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 तो आपको एक ग्रिप बनती चली जाएगी, फिर आपको टाइम कम लगेगा, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और बताऊं, अगर हम बात करें डायरेक्शन टेस्ट चैप्टर की, तो उसमें ना गलती होने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जैसे जैसे बोलता जाए, उसने राइट लिया, उसने लेफ्ट लिया, उसने राइट लिया, उसने लेफ्ट लिया, फिर घूम गया 360 डिग्री, फिर 180 डिग्री, तो हमें ना उसके हिसाब से उसको बनाते चले जाते हैं डायग्राम को, कि इधर गया होगा, इधर गया होगा, इधर गया होगा, इधर गया होगा, घूम गया होगा, तो उसमें गलती होने के चांसेस नहीं होते। ऐसे ब्लड रिलेशन जब चैप्टर आता है उसमें भी गलती होने के चांसेस नहीं होते। उसमें लिखा होता है कि आपकी मम्मी के एक हस्बैंड का इकलौता बेटा है, ठीक है ना, तो आपका कौन लगेगा? तो ऑब्वियसली भाई लगेगा, ठीक है ना। बात समझ आ रही है? तो इस तरीके की चीज़ें होती है, उसमें भी ऐसा गलती ज़्यादा नहीं होती,
तो ये दो चैप्टर्स के क्वेश्चन हो जाते हैं, थोड़ा दिमाग चाहिए, टाइम ज़्यादा नहीं लेते। बट ये एक ऐसा चैप्टर है जिसके क्वेश्चन थोड़ा टाइम ले सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि हमारा एक बार में ठीक अरेंजमेंट ना बने, 2 बार में ठीक बने, 3 बार में ठीक बने, ठीक है ना। तो ये चैप्टर, इन चारों लॉजिकल रीजनिंग के चैप्टर में एक लौता ऐसा चैप्टर है जिसमें टाइम ज़्यादा लग सकता है 1 मिनट से, और अगर लग रहा है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, 4-5 मिनट जितना टाइम नहीं लगना चाहिए। 1 मिनट की जगह वो 1.5 मिनट लग रहा है, 2 मिनट लग रहा है, ठीक है, क्योंकि हम बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी करेंगे जो 10, 20, 30 सेकेंड्स में हो जाएंगे, तो उन क्वेश्चन का बचा हुआ टाइम हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। बट अगर आपने 4-5 मिनट ले लिए तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इतना टाइम नहीं देना इन क्वेश्चन को। अब ये क्वेश्चन हो जाएंगे 1-2 मिनट के अंदर, प्रैक्टिस चाहिए थोड़ी सी, ठीक है ना। आइए, अब ये जो अगला क्वेश्चन है ये मैं आपको कराता हूँ, बट 23rd क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। 23rd क्वेश्चन का मतलब है कि इस पर बेस्ड 23, 24, 25 3 क्वेश्चन है, 23, 24, 25 सब आपको करने हैं। 26th क्वेश्चन भी आपका होमवर्क रहेगा और चैप्टर ख़त्म, यानी सिर्फ एक क्वेश्चन बचा है आज के लिए और चैप्टर फिनिश, बाकी आपके होमवर्क हैं। अगली क्लास में बट सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है ना। होमवर्क इसलिए कि आप लोग खुद ट्राई करके आओ एक बार। मैं चाहता तो ये क्वेश्चन भी होमवर्क दे सकता था, बट ये आपका दिमाग ख़राब करता है, इसलिए मैं क्लास में ही करा देता हूँ। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो एक रो है, ठीक है ना। 10 स्टूडेंट A to J आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग वेस्ट, और ये रो वेस्ट डायरेक्शन में फेस कर रही है, तो सभी का राइट हैंड इधर होगा और सभी का लेफ्ट हैंड इधर होगा, ठीक है ना। ये 2 अल्टरनेट सॉल्यूशंस करने के लिए मैंने दूसरा बनाया कि ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। अब सुनिए, B एंड F आर नॉट सिटिंग ऑन आइदर ऑफ द एजेस। मुझे पता चल गया कि B और F इधर और इधर नहीं बैठे, बाकी कहाँ बैठे नहीं पता, तो अभी इसको हम छोड़ेंगे। G इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ D एंड H इज सिटिंग टू द राइट ऑफ J। अब ये भी मैं एग्जैक्टली प्लेस नहीं कर सकता, लोग भी बहुत ज़्यादा 10 लोग हैं, तो इसमें ऐसे अगर प्लेस करने लगा कि इधर इधर हो सकता है तो बहुत सारे अलग अलग कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, तो इसको भी मैं अभी होल्ड पर रख रहा हूँ, इसको भी होल्ड पर रख रहा हूँ। देयर आर 4 पर्सन बिटवीन E एंड A। E और A के बीच में 4 लोग हैं, ये थोड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है, बट अगेन इसमें E और A बहुत सारी लोकेशन पे बन सकता है, बीच में 4 लोगों का गैप ही तो छोड़ना है, बहुत सारी लोकेशन पे बन सकता है, तो इसको भी अभी थोड़ी देर के लिए मैं होल्ड पे रख रहा हूँ, बट इस पर मैं जल्दी आऊँगा। इन कंपैरिजन टू दीज 2 पॉइंट मैं इस पॉइंट को कवर करूँगा, ठीक है ना। I इज़ नॉर्थ ऑफ B एंड F इज़ साउथ ऑफ D। I जो है वो B के ऊपर है एंड F जो है वो D के साउथ में है, यानी D के नीचे है। बात समझ आ रही है। I इज़ नॉर्थ ऑफ B का क्या मतलब है, B के ऊपर I है, एंड F इज़ साउथ ऑफ D का क्या मतलब है कि D के नीचे F है। क्लियर है। बट अगेन दिक्कत है कि भाई B और F को कहाँ बनाऊँ, बहुत सारी पोजीशंस है, तो इसको भी मैं अभी होल्ड पे रख रहा हूँ। अब आते हैं हम इन 2 पॉइंट्स पे जो बहुत सारे लोगों को कवर कर रहे हैं और अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें दे रहे हैं। J इज़ बिटवीन A एंड D। बताओ J कहाँ बनाऊँ, जहाँ बोलोगे वहाँ बना दूँगा। J इज़ बिटवीन A एंड D, ठीक है जी, या फिर J इज़ इन बिटवीन A एंड D। अभी के लिए 2 बनाया मैंने, वैसे बहुत सारी जगह बन सकते हैं, ठीक है ना। J इज़ बिटवीन A एंड D, और क्या लिखा है, G इज़ इन बिटवीन E एंड F। G जो है वो E और F के बीच में है, G जो है वो E और F के बीच में है, G जो है वो E और F के बीच में है, ठीक है क्या ये, ठीक है। और भी बहुत सारे बन सकते हैं ऐसे देखा जाए तो, ठीक है ना। बट अभी जो क्वेश्चन के हिसाब से मुझे सही पोजीशन लगी, मैंने वहाँ पे फिट कर दिया अभी के लिए। बताओ, अभी मैंने सिर्फ 5th पॉइंट को यूज़ किया है, J A और D के बीच में है, G E और F के बीच में है। क्लियर है। अब आगे एक बार 4th पॉइंट देखो, I जो है वो B के ऊपर है, I जो है वो B के ऊपर है। क्या इस पूरे डायग्राम में B और I दिख रहे हैं, अभी नहीं दिख रहे हैं, ठीक है ना। F जो है वो D के नीचे है, क्या F और D दिख रहे हैं, दिख रहे हैं, बट क्या F D के नीचे दिख रहा है, पहले वाले में नहीं दिख रहा, और दूसरे वाले में दिख रहा है, यानी हमने पहला वाला तो गलत बनाया भाई।
आई बात समझ आप लोगों को? क्लियर है? चलिए, तो I इज़ नॉर्थ ऑफ B एंड F इज़ साउथ ऑफ D। तो I जो है वो B के नॉर्थ में है और F जो है वो D के साउथ में। अभी I नहीं है, बट I जब भी बनेगा वो B के ऊपर बनेगा। अच्छा, यहाँ पे B भी तो नहीं है, B भी तो नहीं है, ठीक है ना, B भी नहीं है और I भी नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे, देयर आर 2% बिटवीन H एंड C। H और C के बीच में दो लोग हैं, तो H एंड C ना यहाँ पे बन सकता ना यहाँ पे बन सकता। दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है? क्योंकि H और C के बीच में दो लोग हैं। अच्छा हाँ, यहाँ पे C है, तब बोल सकते हो कि सर आप H इधर बना सकते हो, तो H और C के बीच में दो लोग आ जाएंगे। यही बोल रहे हो? क्लियर है? यही बोल रहे हो? ठीक है। तो देयर आर 4% बिटवीन E एंड A। अच्छा, E और A के बीच में चार लोग हैं, E ये रहा और ये रहा। देयर 2% बिटवीन H एंड C। जी है, A और किसकी? अच्छा, ये J नहीं है क्या? अच्छा, वो G है। एक मिनट रुक जाओ, मैं देख लेता हूँ। J इज बिटवीन A एंड D। J है A और D के बीच में, और G E और F के बीच में। अच्छा, G और E और F। ओहो ओहो, तो H और C तो फिर अगेन दिक्कत हो गई। H और C यहाँ पर भी नहीं बन सकता, यहाँ पे भी नहीं बन सकता, क्योंकि H और C के बीच में दो लोग होने चाहिए। यानी कि हमारा ये वाला डायग्राम भी गलत है कि नहीं है? बात क्लियर है? बट मुझे ये पता है कि कहीं ना कहीं इसको मैं इसी सीक्वेंस में लिख सकता हूँ, थोड़ा नीचे या थोड़ा ऊपर को, ठीक है ना। मैं थोड़ा नीचे की लिखने की कोशिश करता हूँ। F को मैं इधर की जगह इधर से स्टार्ट कर लेता हूँ एक बार को। अब आगे और मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी तो कर लेंगे। अब दिक्कत क्या है, अभी भी H और C के बीच में दो लोग नहीं आएंगे, तो यार मुझे एक और नीचे ही लिखना पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं बचा मेरे पास। तो F यहाँ से स्टार्ट होगा, G E D J A। अब H या फिर C के बीच में दो लोग आ सकते हैं। अभी करेंगे, ठीक है ना। ये बात समझ आ गई आप लोगों को? ठीक है ना। तो अभी क्या है, J जो है वो A और D के बीच में है, J जो है वो A और D के बीच में, ठीक हो गया। G जो है वो E और F के बीच में है, G जो है वो E और F के बीच में, ये भी ठीक हो गया, ठीक है ना। और फिर I इज़ नॉर्थ ऑफ B, अभी नहीं लिख रहे हम लोग, ठीक है ना। F इज़ साउथ ऑफ D, F जो है वो D के साउथ में है, ये ठीक है, D के साउथ में F आ रहा है, ठीक है ना। चलिए, देयर आर 4% बिटवीन E एंड A। E और A के बीच में चार लोग, अब ये गलत हो रहा होगा, देखो E ये रहा और A रहा, इनके बीच में चार लोग तो है नहीं। चार लोग हो सकते हैं क्या? कैसे? E और F को रिवर्स कर दो। अब देखो E और A के बीच में 1 2 3 4 लोग आ गए, दिख रहा है आप लोगों को? अब आप लोग अब जो बोल रहे थे वो भी ठीक हो गई बात, ठीक हो, आगे चल के आता, बट पहले ही ठीक हो गया। ओके, अब दोबारा क्वेश्चन देखते हैं। देयर आर 4% बिटवीन E एंड A। ये वाला पॉइंट हमने ठीक कर दिया, तो जो जो पॉइंट होते जा रहे हैं हम लोगों से उस पर हम टिक लगाते हैं। हमारा अभी तक ये वाला पॉइंट ठीक चल रहा है, J A और D के बीच में, G E और F के बीच में है। हमारा ये वाला पॉइंट भी हो गया। H और C हमने मार्क तो कर लिया, कहाँ पे आएगा, या तो इधर H इधर C आएगा या फिर इधर H इधर C आएगा, और इनके बीच में दो लोग भी आ जाएंगे। फिर देयर आर 4% बिटवीन E एंड A, ये भी हो गया। E और A के बीच में 1 2 3 4 लोग भी आ गए, ठीक है ना। ये सारे पॉइंट्स हो चुके हैं हमारे। अब फोर्थ पॉइंट एक बार फिल करने की कोशिश करते हैं। I इज़ नॉर्थ ऑफ B, B के ऊपर I है, यही होगा। I इज़ नॉर्थ ऑफ B, आया ना, यही होगा। और क्या कह रहा था, I इज़ नॉर्थ ऑफ B, F इज़ साउथ ऑफ D। F जो है वो D के साउथ में, ये भी हो गया। F इज़ साउथ ऑफ D, आया ना, हो गया। तो हमारा फोर्थ पॉइंट भी कंप्लीट हो गया। आई बात समझ? अब आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट और सेकंड रह गए हैं। B एंड F आर नॉट सिटिंग ऑन अदर ऑफ द एजेस। B का है ये रहा, और F का है ये रहा, ये भी ठीक हो गया। G इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ D एंड H इज सिटिंग टू द राइट ऑफ J। G D के लेफ्ट में बैठा है, बताओ, D ये रहा, G ये रहा, क्या G D के लेफ्ट में बैठा है? बैठा है, ये नीचे लेफ्ट है ना, लेफ्ट है ना। G इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ D, बैठा है भाई, G जो है वो D के लेफ्ट में बैठा है। H इज सिटिंग टू द राइट ऑफ J, H जो है वो J के राइट में बैठा है। अब देखो H इधर बैठा हो या इधर बैठा हो, वो J के राइट में ही आएगा, यानी कि जो मेरा सीटिंग अरेंजमेंट है वो फाइनल बन चुका है। हाँ,
अब क्या हो रहा है यहाँ पर, एच और सी के दो पॉसिबल पोजीशंस हैं, कहीं भी किसी को भी लिखोगे आंसर दोनों ही केस में क्वेश्चन सेटिस्फाई कर रहा है हमारा आंसर क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन के दो पॉसिबल सीटिंग अरेंजमेंट्स हैं। बात समझ आई आप लोगों को? ठीक है, देखो एक बार क्वेश्चन और एक बार इसको देखो, इसको मैं रब कर रहा हूँ। क्वेश्चन पढ़ना शुरू करें अब नीचे वाले। हु इज सिटिंग एट द 7th प्लेस काउंटिंग फ्रॉम द लेफ्ट? 1 2 3 4 5 6 7। कौन बैठा है? आइदर एच और सी। आई बात समझ? ठीक है, अगला, हु अमंग द फॉलोइंग इज डेफिनेटली सिटिंग एट वन ऑफ द एंड्स? कौन इनमें से पक्का किसी एक कोने पे बैठा है? ई, क्योंकि एच और सी के बारे में तो हम श्योर नहीं है, या तो एच बैठा है या सी बैठा है, तो ई तो डेफिनेटली बैठा है, तो क्या जाएगा इसका? ई। वन ऑफ द एंड, किसी एक कोने पे बताओ कौन बैठा ही बैठा है, ई आ जाएगा, क्योंकि एच और सी का भी पक्का नहीं है। हु आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ आई? आई के इमीडिएट नेबर्स कौन है? बी एच या बी आई, बी एच या बी सी, या तो बी एच है या बी सी है। तो देखो बी एच भी ऑप्शन में, बी सी भी ऑप्शन में, और हमें एक ही ऑप्शन टिक करना होता है, तो किसको टिक करेंगे? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अगर डी ऑप्शन होता आइदर ए और बी तो उसको टिक कर देते आइदर ए और बी को, बट दो ऑप्शन को तो टिक कर नहीं सकते ना भाई, तो हम क्या करेंगे? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। हु इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ डी? ठीक है ना, आप क्या काम कर सकते हो, अभी देखो एग्जाम में ये करना है, बट अभी के लिए आप इन दोनों को टिक कर सकते हो, इसको टिक मत करो अभी के लिए कि भाई ये दोनों सही आंसर हैं, बट एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो मुझे किसको टिक करना है? डी को टिक करना है। ठीक है, 21st, हु इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ डी? सेकंड लेफ्ट ऑफ डी, डी के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा है? डी एरा, पहला लेफ्ट दूसरा लेफ्ट, जी बैठा है, और आखिरी, इफ जी एंड ए इंटरचेंज देयर पोजीशंस देन हु बिकम द इमीडिएट नेबर ऑफ ई? अगर जी और ए अपनी पोजीशन चेंज कर लें, ठीक है ना, जी एरा और ए एरा, तो जी इधर चला जाए और ए इधर चला जाए, तो बताओ आई के इमीडिएट नेबर्स कौन बन जाएगा? ये पूछ रहे हैं ई के, अच्छा ई के, तो ई का इमीडिएट नेबर बन जाएगा ओनली ए, ठीक है ना, ए हो गया। अब ये क्वेश्चन मुश्किल था, बट एक चैन की सांस लेने वाली चीज़ बताता हूँ। देखो आप जितने भी पॉसिबल अरेंजमेंट बनाओगे तो उसमें दो निकल करके आएंगे, ठीक है ना, एक एच सी इधर भी आ सकता है, एक एच सी इधर भी आ सकता है, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि भाई इसके दो पॉसिबल सोल्यूशंस हैं, तो आंसर भी अकॉर्डिंगली पिक करना। अगर एक ही पॉसिबल सोल्यूशन होता तो उसके हिसाब से हम आंसर्स देते। अच्छा बात तो सुनो मेरी, इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते, ठीक है ना, ये बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन हो गया, इतना हाई लेवल सी ए फाउंडेशन का है नहीं। सी ए फाउंडेशन में इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, बट ईजी आते हैं, इतने मुश्किल नहीं आते, बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन है, ये भी आपको पता नहीं चला मुश्किल है क्योंकि मैंने करा दिया, बट अगर मैं आप लोगों को बोलता ना खुद करो, कोई भी नहीं कर पाता इस क्वेश्चन को। ठीक है, बात समझ आ रही है आप लोगों को? ठीक है ना, ये काफ़ी मुश्किल क्वेश्चन है, तो आप लोगों को अब क्या काम रहेगा, इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस हैं, हाँ, तो आपको ये क्वेश्चंस ट्राई करना है, जितने भी छोड़ दिए अभी मैंने, देखो 26 क्वेश्चन है, बट हमने काफ़ी सारे तो कर लिया, ठीक है ना, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20, 21, 22 कर लिया, ठीक है ना, इसी तरीके से पिछले क्वेश्चन में बहुत सारे पार्ट हो गए थे, हमने 13, 14, 15 कर लिया था, 16 भी कर लिया, 17 भी कर लिया, ठीक है ना, तो काफ़ी क्वेश्चंस तो हमारे हो गए हैं, आधे से ज़्यादा क्वेश्चन हो चुके हैं देखा जाए तो, कुछ ही क्वेश्चंस बचा वो आपको ट्राई करना है। अच्छा जो ज़्यादातर क्वेश्चंस बचे हैं सब इजी हैं, सिर्फ एक क्वेश्चन आपको थोड़ी दिक्कत दे सकता है, वो है 23rd, ठीक है ना, ये थोड़ी दिक्कत दे सकता है, बाकी इजी क्वेश्चन हैं। क्लियर हो गई बात? तो आपका होमवर्क है आज के लिए, अब हम डाउट्स लेंगे। बताओ जी कौन से क्वेश्चन में डाउट है?
हाँ हाँ, लॉजिकल रीजनिंग है। वही अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ डाउट इसके डायरेक्शन टेस्ट के। डायरेक्शन के नहीं है, नंबर के ज़्यादा हैं। अच्छा, बताइए। क्वेश्चन 13 क्या कह रहे हो? 37, 50, 88 क्वेश्चन में तो मुझे जितना याद आ रहा है कुछ मिस प्रिंट है। हाँ, 42 और 49, 40 कौन सा? 4040। अच्छा, चलो जी। सबसे ऑलरेडी है तो कोई नहीं, कवर हो जाएगा, बाद में नहीं कराऊंगा फिर। 21st क्वेश्चन जो है क्या है? फाइंड द मिसिंग नंबर। कैसे हो गया ये क्वेश्चन? प्राइम नंबर का मल्टीप्लिकेशन। देखो पहला प्राइम नंबर होता है 2, फिर 3, फिर देन ठीक है। 2 और 3 का मल्टीप्लिकेशन, 3 और 5 का मल्टीप्लिकेशन, 5 और 7 का, 7 और 11 का, 11 और 13 का, तो अगला क्या होगा? 13 और 17 का। क्या आंसर आ रहा है? 221। सी, फिर 25 आ जाते हैं। फाइंड द मिसिंग नंबर। तो देखो 10 के बाद आया 100, कितने का डिफरेंस है? 90 का। 100 के बाद आया 200, 200 के बाद आया फिर 120 का, तो अगला डिफरेंस कितने का होना चाहिए? 130 का। तो 430 में जब 130 ऐड करोगे तो आंसर क्या मिलेगा? 560। आई बात समझ? ठीक है। 25th हो गया। 13th, फाइंड द मिसिंग नंबर। 1, 8, 27, 125। सिर्फ इतना देखते हुए मुझे पता चल गया क्यूब चल रहा है। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, फिर 5 का, फिर 7 का, फिर 9 का, फिर 11 का, तो अगला क्या होगा? 13 का क्यूब। क्या होता है? अच्छा, रॉन्ग नंबर फाइंड आउट करना है। अरे इसमें आना ये 1 आना नहीं चाहिए यहाँ पर। 1 को काट दो सब, 1 को काट दो। अब ठीक है। अब देखो पहला है 2 का क्यूब, फिर है 3 का क्यूब, फिर है 5 का, फिर देन 13 का क्यूब। अब यहाँ पर देखो इन सभी नंबर में अभी हमें ऑड वन नंबर दिख रहा है 2, यानी 8 ऑड वन आउट होना चाहिए, बट 8 ऑप्शन में नहीं है। तो दूसरा लॉजिक क्या लगेगा कि इन सभी नंबर में सभी प्राइम नंबर्स हैं एक्सेप्ट 9। तो 9 का क्यूब क्या है? 729। तो ऑड वन क्या हो जाएगा? 729। आगे बात समझ? ठीक है। 13th हो गया। 31st, आप लोग कोशिश कर लो समझने की, बट अभी आपने चैप्टर पढ़ा नहीं है तो आप लोग ज़्यादा ट्राई मत करना, टेंशन में आ जाओगे भाई। 31st क्वेश्चन तो हो चुका है हमारा। 8 से 28 कैसे आया था? 8 मल्टीप्लाई बाय 3 24 प्लस 4 28। 28 से 116 कैसे आता है? 28 मल्टीप्लाई बाय 4 112 प्लस 4 116। 116 से 584 कैसे आता है? 116 मल्टीप्लाई बाय 5 180 प्लस 4 584। तो हमने क्या देखा पैटर्न
कि इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 हो रहा है तो अगला इंटू 6 होना चाहिए, +4 +4 +4 हो रहा है तो अगला भी +4 होना चाहिए। टाइम लगेगा थोड़ा, ये थोड़ा प्रॉब्लम, मैंने इसलिए आपको इंपॉर्टेंट मार्क भी करवाया था जब क्लास में करवा रहा था कि इसके क्वेश्चन थोड़े मुश्किल बन सकते हैं, एग्जाम में भी कई बार पूछे जाते हैं मिक्स सीरीज के क्वेश्चन। ठीक है, 31st, फिर 22nd, ये भी तो कर चुके हैं हम लोग। पहला और आखिरी का एडिशन बीच वाला है, देखो 4 + 2 6, 5 + 1 6, 1 5 3 + 2 5, तो 2 में क्या ऐड करें कि 8 आ जाए, 6, तो 6 आ जाएगा। 34th, क्या है क्वेश्चन, फाइंड द मिसिंग नंबर। कैसे करें, देखो क्या ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, क्या ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, यानी ना ही नंबर बढ़ते जा रहे ना ही कम होते जा रहे, तो हमें क्या पता चलेगा कि कुछ प्लस कुछ माइनस कुछ मल्टीप्लाई कुछ डिवाइड तो नहीं होगा इसके अंदर। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर ही पैटर्न ढूंढना पड़ेगा। तो अंदर पैटर्न कैसे ढूंढा, देखो इन दोनों का टोटल ये होता है, इन दोनों का टोटल ये होता है, तो 25 + 41 आंसर आ जाएगा ना। नहीं नहीं नहीं, देखो ना समझो, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन दिखे ना तो सबसे पहले तो आप एक लाइन में लिख लिया करो क्वेश्चन, तो है ना थोड़ा चेन बनाने में आसानी होती है। एक लाइन में लिख लिया, इन दोनों का टोटल ये है, 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 तो इन दोनों का टोटल यहाँ पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा 66। ठीक है जी, 33 भी है। फाइंड द मिसिंग नंबर, 2 के बताया 7, फिर 27, फिर 107, फिर 427। ये हमें दिख रहा है कि नंबर्स बढ़ रहे हैं, यानी एक नंबर से दूसरे नंबर पे पहुंचने के लिए तो कुछ प्लस या कुछ मल्टीप्लाई किया जा रहा होगा। अब दिक्कत क्या है, कुछ प्लस करेंगे तो भाई 2 में 5 ऐड करके तो 7 मिल गया मुझको, कोई दिक्कत नहीं है। 7 में 20 ऐड करके 27 मिल गया मुझको। 27 में क्या ऐड करूँ कि 107 मिले, 80। ठीक है ना, बट दिक्कत क्या है, इसमें कोई पैटर्न नहीं बन रहा, +5 +20 +80 कोई पैटर्न नहीं है क्या कोई पैटर्न, बोलो हाँ या ना। है पैटर्न है। सुनो, 107 में क्या ऐड करूं कि 427 है, अब पैटर्न दिख रहा है, 5 × 4 20, 20 × 4 80, 80 × 4 320, तो अगला क्या होगा 320 × 4 कितना होता है, अरे ये सिर्फ 320 × 4 बताओ ना, 1280, 1280। तो मुझे क्या करना होगा, 427 में ऐड करना होगा 1280, मेरा आंसर आ जाएगा 1707। आया समझ। एक तरीके से और भी हो सकता है क्वेश्चन, सेम ही चीज़ करेंगे हम लोग विथ अ लिटिल बिट ऑफ डिफरेंस। मैंने बोला था कि एक क्वेश्चन नंबर सीरीज को मल्टीपल तरीके से हो सकता है। देखो 2 × 4 कितना होता है, 8 - 1 7। अब 7 × 4 कितना होता है, 28 - 1 27। 27 × 4 कितना होता है, -1 107। 107 × 4 कितना होता है, 428 -1 427। आ गया समझ। तो मिक्स्ड सीरीज का क्वेश्चन बन गया ये, मल्टीप्लाई बाय 4 -1 मल्टीप्लाई बाय 4 -1 मल्टीप्लाई बाय 4 -1 मल्टीप्लाई बाय 4 -1। आई बात समझ आप लोगों को, ठीक है ना। 33 हो गया,
अब 40th क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं। फाइंड द मिसिंग नंबर। अच्छा एक काम करेंगे आज के लिए, मैं ज़्यादा डाउट्स ले नहीं पाऊँगा, मेरी एक और क्लास है अभी, ठीक है ना। अगली क्लास में भी मैं डाउट्स ज़्यादा देर नहीं ले पाऊँगा, बट उसकी जो नेक्स्ट क्लास होगी, मंडे वाली जो क्लास होगी, तो आप जी भर के डाउट्स पूछ लेना, ठीक है ना। अभी आज के लिए इतने डाउट्स ले पाऊँगा, नेक्स्ट क्लास में मैं हार्डली 15-20 मिनट ही डाउट ले पाऊँगा आप लोगों के। मंडे से जितना लंबे डाउट्स लेना है ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये वाला क्वेश्चन तो सुन लो भाई। हाँ जी, 1, 2, 6, 7, 21, 22, 66 डैश एंड 201 क्या करें? अगर मुझे कुछ ऐड करके लेकर के आना है 1 से 2, तो 1 + 1 2 होता है। 2 में कुछ ऐड करके 6 लेके आना है, तो 2 + 4 6 होता है। 6 में कुछ ऐड करके 7 लेके आना है, 7 में कुछ ऐड करके 21 लाना है, ठीक है ना। 21 में कुछ ऐड करके 22 लाना है, 22 में कुछ ऐड करके 66 लाना है। तो क्या ऐड करूँगा? 66 में कुछ ऐड करके क्या आएगा पता नहीं, यहाँ पे क्या आ सकता है, और फिर ये भी नहीं, अभी तो इतना मुझे पता चल रहा है। अच्छा अगर मुझे 1 में कुछ मल्टीप्लाई करके 2 लाना है, तो 2 में कुछ मल्टीप्लाई करके 6 लाना है, तो 6 में कुछ मल्टीप्लाई करके 7 नहीं आ सकता, तो यहाँ पर तो मैं ब्लैंक स्पेस छोड़ रहा हूँ, ब्लैंक। 7 में कुछ मल्टीप्लाई करके 21 लाना है, तो 21 में कुछ मल्टीप्लाई करके 22 अगेन नहीं आ सकता। 22 में कुछ मल्टीप्लाई करके अगर 66 लाना है तो आ सकता है। अब मैंने आपको याद है ज्योमेट्रिक और अरिथमेटिक सीरीज बताया था, मैंने बोला था देखो यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो ये तो पक्की बात है कि ये नंबर्स यहाँ से बनेंगे। अब ये एक आ गया, एक छोड़कर एक और आ गया, तो एक और छोड़ के ये भी यहाँ से पिक कर लेते हैं हम लोग। अब जो यहाँ से पिक कर लिए वो तो यहीं से पिक करेंगे, जो यहाँ से पिक नहीं किए वो यहाँ से पिक करेंगे। अगली बात समझ, अब पैटर्न ढूंढेंगे। +1 × 3 +1 × 3 +1 × 3, तो अगली चीज़ क्या होगी? +1। तो 66 + 1 क्या हो जाएगा? 67। अब देखो हमने ये टेक्निक ठीक है कि नहीं, कैसे पता चलेगा? अगला क्या होना चाहिए? ×3। तो 67 × 3 कितना होता है? 201। बिल्कुल ठीक है हमारी टेक्निक, याद आ गया कैसे किया था हमने? क्वेश्चन क्लास में बताया था मैंने। ओके, तो अभी जो बच्चे नए हैं उनको इतनी चीज़ अच्छे से समझनी आई होगी डाउट्स के अंदर, क्योंकि आप लोगों ने चैप्टर अभी पढ़ा नहीं है। जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा, देखो ये ट्रिक्स होती हैं जिसके थ्रू ये क्वेश्चन हो सकते हैं। वो ट्रिक्स जब आप समझोगे तब आपको एक क्वेश्चन में वो लगा पाओगे। अभी तो आप लोगों के लिए सब कुछ नया है कि सर ये ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे हम लोग। एनी डाउट्स? अगर है अगर है तो फिर अगली क्लास में, ठीक है ना। आज ले नहीं पाऊंगा, मजबूरी है। चलो बाय।